सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी मेंटोर एंड आपकी एजुकेटर CS मेहंदी तोशनेवाल, और आज फिर से वेलकम करती हूं आप सभी का इन द वन शॉट लेक्चर्स ऑफ SBIL। सो आज बारी आ चुकी है हमारे चैप्टर नंबर 4 यानी कि स्टार्टअप्स एंड इट्स रजिस्ट्रेशन की, एंड आई होप आप सभी इंजॉय कर रहे होंगे हमारे वन शॉट लेक्चर्स। तो शुरू करते हैं यहाँ पर चैप्टर 4 से, स्टार्टअप एंड इट्स रजिस्ट्रेशन। आज का गोल रहने वाला है, हम पूरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं विथ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी एंड हैंड रिटन नोट्स ऑल्सो, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है। वो हैंड रिटन नोट्स भी इसी चैप्टर के नोट्स के अंदर ऐड हो जाएंगे। सो स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट कि आखिरकार ये स्टार्टअप होता क्या है, ये स्टार्टअप है क्या। तो अभी समझो, तुम पढ़ रहे हो और पढ़ते पढ़ते तुम्हारे दिमाग में आता है कोई नया आइडिया, कुछ तूफानी सा आइडिया, कुछ यूनिक आइडिया, और जिसका तुम बिजनेस करना चाहते हो। दैट इज़ नथिंग बट स्टार्टअप। लेकिन स्टार्टअप किसे कंसिडर किया जाएगा वो हम देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे मन में आता है एक ऐसा डोर बनाओ जिसको बस नाम लेना है, इधर जाना है और तुम डायरेक्टली उस प्लेस पर पहुंच गए, जस्ट लाइक एनीवेयर डोर। वैसा कुछ डोर बनाना चाहते हो, या फिर तुम ऐसा कोई नया प्रोडक्ट बनाना चाहते हो जिससे सोल्यूशन मिले, जैसे कि एक टिफिन बॉक्स बनाएंगे हम, ठीक है, और वो टिफिन बॉक्स को ऑन करना है, चार्ज करना है, जो खाना ठंडा हो गया है वो गर्म हो जाएगा। ये जो अतरंगी सोल्यूशंस होते हैं, यूनिक प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आप बनाते हो, वो सभी स्टार्टअप में जाएगा। लेकिन स्टार्टअप की डेफिनेशन में कंसिडर किसे किया जाएगा, या फिर आपका स्टार्टअप किस फॉर्म में हो सकता है। तो आपका स्टार्टअप कैन बी इन द फॉर्म ऑफ प्राइवेट कंपनी, हमारी प्राइवेट कंपनी के फॉर्म में स्टार्टअप हो सकता है, LLP के फॉर्म में स्टार्टअप हो सकता है, या फिर पार्टनरशिप फॉर्म के फॉर्म में स्टार्टअप हो सकता है। इट मीन्स पब्लिक कंपनी के फॉर्म में स्टार्टअप कंसिडर नहीं किया जाएगा। ये 3 एंटिटीज है, दोज आर एलिजिबल फॉर कंसिडरिंग एज अ स्टार्टअप। क्या क्या है? प्राइवेट कंपनी, LLP एंड पार्टनरशिप फर्म। लेकिन सवाल आता है, ये कब तक स्टार्टअप कंसिडर करी जाएगी? क्या सालों साल तक स्टार्टअप मानोगे? सो नहीं, दे आर गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज अ स्टार्टअप अप टू 10 ईयर्स, यानी कि जब से इनकॉर्पोरेट हुई है वहाँ से 10 साल तक इसे स्टार्टअप माना जाएगा। ऑल्सो ये टर्नओवर शेल नॉट एक्सीड 100 करोड़, यानी कि इसका टर्नओवर मैक्सिमम 100 करोड़ हो सकता है। जैसे ही टर्नओवर 100 करोड़ से ज़्यादा हो जाता है, मतलब अब ये स्टार्टअप नहीं कहलाएगी। और स्टार्टअप काम कर रही है, लेकिन स्टार्टअप इज़ वर्किंग टूवर्ड्स कुछ इनोवेशन कर रही है, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को डेवलप कर रही है, या तो फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही है, या वेल्थ जनरेशन कर रही है। ऐसी हमारी स्टार्टअप होनी चाहिए। सो स्टार्टअप में 3 चीज़ें देखी हमने। प्राइवेट कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, LLP के फॉर्म में बन सकती है। दूसरा, टर्नओवर शैल नॉट एक्सीड 100 करोड़, और स्टार्टअप इज वर्किंग टुवर्ड्स डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, इंप्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन या वेल्थ जनरेशन। तो सुनो ना, यहाँ पर मेरे दिमाग में आया एक आइडिया। मेरी एक कंपनी है गोलमाल प्राइवेट लिमिटेड, तो मैंने सोचा ये गोलमाल प्राइवेट लिमिटेड तो है ही, इसको मैं ना स्प्लिट अप कर देती हूँ, 2 एंटिटीज बना देती हूँ डी यहाँ पर, और एक एंटिटी काम कर लेगी स्टार्टअप की जैसे टूवर्ड्स इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, यूनिक प्रोडक्ट्स करेगी। क्या इसे स्टार्टअप माना जाएगा? तो नहीं माना जाएगा। अगर एग्जिस्टिंग एंटिटी को आप स्प्लिट अप कर रहे हो, अलग कर रहे हो, या फिर कुछ मर्जर कर रहे हो, कुछ डीमर्जर कर रहे हो, तो उस केस में उसे स्टार्टअप नहीं माना जाएगा। सो क्या नहीं से स्टार्टअप के लिए इट शुड बी अ न्यूली इनकॉर्पोरेटेड एंटिटी, न्यूली इनकॉर्पोरेटेड प्राइवेट कंपनी, या फिर पार्टनरशिप फर्म, या फिर LLP होनी चाहिए। स्प्लिट अप या रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेस, इसे स्टार्टअप माना नहीं जाएगा। आई होप स्टार्टअप की डेफिनेशन तुम्हारे दिलो दिमाग में बैठ गई होगी। अब देखते हैं हम लोग कि स्टार्टअप के लिए गवर्नमेंट चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बिजनेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग एंटरप्रेन्योरशिप में आए, एंड इसीलिए गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा इनिशिएटिव्स लेती है फॉर स्टार्टअप। सी ऐसा क्यों चाहती है? जब आप एक बिजनेस करते हो ना, सो आपका तो अच्छा होता है, इकोनॉमी का अच्छा होता है, आप एक अच्छा सा सोल्यूशन देते हो, बट सिर्फ इतना ही नहीं, काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप में से बहुत सारे बच्चों ने शार्क टैंक इंडिया करके शो आता है जो आपने देखा होगा काफ़ी बार, राइट? वहाँ पर नए नए प्रोडक्ट्स
डेवलप होते हैं या नई नई सर्विसेज होती है। जब नया प्रोडक्ट या नई सर्विसेज एक पर्सन डेवलप करता है तो यहाँ पर इकोनॉमी तो ग्रो हो रही है, सोल्यूशन तो मिल रहा है, बट साथ ही साथ काफ़ी ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होता है। एंड दैट इज़ व्हाट जो हमारी गवर्नमेंट चाहती है कि आपके दिमाग में आइडिया तो है लेकिन कभी कभी हो सकता है आपके पास फंड्स ना हो या ट्रेनिंग के लिए कोई जगह ना हो या कुछ भी इशू है, तो हम हैं यहाँ पर आपका हाथ थामे रखने के लिए। कुछ स्कीम्स हैं जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कराता है। सबसे पहला है स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम। दिस इज अ स्कीम जो यहाँ पर बोलती है कि हम आपको पैसे देने में हेल्प करने वाले हैं। इट वॉज स्टार्टेड फ्रॉम 21-22 और गवर्नमेंट ने 945 करोड़ अलग से रख रखा है फॉर स्टार्टअप फंडिंग। गवर्नमेंट फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है स्टार्टअप्स को। शुरुआती स्टेज में जो स्टार्टअप्स होते हैं जब वो प्रोटोटाइप डेवलप कर रहे हैं मतलब शुरू में उन्होंने जो प्रोडक्ट बनाया है, उनका जो पहला प्रोडक्ट है, प्रोटोटाइप डेवलप कर रहे, तब यहाँ पर आपको फंडिंग में हेल्प मिलने वाली। प्रोडक्ट का ट्रायल करना है कि एक्चुअली में जो प्रोडक्ट हमने बनाया क्या वो वर्क कर रहा है, क्या ये प्रोडक्ट लोगों को पसंद आएगा, मार्केट में एंट्री कैसे होगी, एडवर्टाइजमेंट कैसे होगा, कमर्शियलाइजेशन कैसे होगा। इन सभी चीज़ों में गवर्नमेंट हेल्प करती है और ये स्कीम इम्प्लीमेंट करती है। जैसा कि बताया गया ये स्कीम स्टार्ट हुई थी फ्रॉम 1 अप्रैल 2021। दूसरी स्कीम देखेंगे हम गवर्नमेंट की, दैट इज फंड फॉर स्टार्टअप। इस स्कीम में बोला गया है गवर्नमेंट ने एक अलग कॉर्पस सेट कर रखा है 10,000 करोड़ का। कितने का? 10,000 करोड़ का। और इस स्कीम को मैनेज करता है सिडबी। सिडबी क्या है? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। लास्टली क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप। अभी स्टार्टअप्स को चाहिए पैसा, आइडिया तो बहुत है लेकिन स्टार्टअप्स को चाहिए पैसा। अभी पैसा लेने भी गए, क्या पता बैंक ना दे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ना दे, तो वहां पर गवर्नमेंट गारंटी देती है स्टार्टअप की। एंड दैट इज हाउ गवर्नमेंट सपोर्ट्स कि यहाँ पर हम क्रेडिट गारंटी दे रहे हैं। दीज आर द 3 स्कीम्स फॉर स्टार्टअप इंडिया। अभी स्टार्टअप को रिकॉग्नाइज कैसे किया जाएगा, कब माना जाएगा कि यस ये बिजनेस एंटिटी स्टार्टअप है, ये प्राइवेट कंपनी, ये एलएलपी या फिर ये पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्टअप है। सबसे पहला बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर है। इफ़ यू वांट टू कंसिडर योर बिजनेस एंटिटी एज अ स्टार्टअप तो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन भेजनी होगी। ये ऑनलाइन एप्लीकेशन ऐप पर भी भेज सकते हो, पोर्टल पर भी भेज सकते हो। कौन सा पोर्टल? जो पोर्टल DPIIT ने सेटअप किया है। एक डिपार्टमेंट है जो स्टार्टअप स्कीम को गवर्न करता है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड। तो मोबाइल ऐप या फिर पोर्टल पर ऑनलाइन एप्लीकेशन भेज सकते हो। एप्लीकेशन के साथ एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन या रजिस्ट्रेशन जाएगा। क्या लॉजिक है इसके पीछे? अगर प्राइवेट कंपनी बनाई या फिर LLP बनाई तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होगा तो वो दो, पार्टनरशिप फर्म में तो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होगा तो वो भी एप्लीकेशन के साथ चला जाएगा। साथ ही साथ डिटेल में एक राइट अप जाएगा कि आपका बिजनेस क्या है, नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, एंड ऑल्सो कैसे आपका बिजनेस इनोवेशन की तरफ काम कर रहा है, कैसे आपका बिजनेस कुछ नई चीज़ डेवलप कर रहा है, कैसे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को इम्प्रूव कर रहा है। तो यहाँ पर एप्लीकेशन के साथ कॉपी ऑफ इनकॉर्पोरेशन जाएगी, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, एंड सेकेंड चीज़ जाएगी एक राइट अप अबाउट द नेचर ऑफ बिजनेस। हमारे बिजनेस का नेचर क्या है, बिजनेस कैसे इम्प्रूवमेंट डेवलपमेंट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के लिए काम कर रहा है। अभी ये DPIIT को लगता है कि कुछ और डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो आपसे कुछ और डॉक्यूमेंट्स मंगवाए जाएंगे। आफ्टर दैट DPIIT या तो आपकी एंटिटी को कंसिडर कर देगी स्टार्टअप या फिर उसे रिजेक्ट कर देगी। बट ध्यान रहे, इफ DPIIT इज गोइंग टू रिजेक्ट योर एप्लीकेशन तो फिर वो रीजंस देगी कि आखिरकार रिजेक्ट क्यों किया है। एक बार पूरा प्रोसेस समझेंगे। क्या हो रहा है, जैसे कि तुमने सोचा कि अभी मुझे प्राइवेट कंपनी इनकॉर्पोरेट कर ली, इसको स्टार्टअप की तरह रजिस्टर करना है। मोबाइल ऐप या फिर ऑनलाइन पोर्टल पर एप्लीकेशन भेजेंगे। एप्लीकेशन के साथ 2 चीज़ें जाती है, पहला सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, दूसरा एक डिटेल में राइट अप जाता है अबाउट द नेचर ऑफ बिजनेस। बिजनेस का नेचर कैसा है, कैसे वो यहाँ पर इंप्रूव कर रहा है, डेवलप कर रहा है प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को। DPIIT चाहे तो एक्सेप्ट करेगी, चाहे तो रिजेक्ट करेगी। रिजेक्ट करेंगे तो रीजन
रीजंस देंगे एंड आई होप आप सभी मेरे साथ रिपीट कर रहे हो. दिस वन शॉट लेक्चर्स विल बी मोर बेनिफिशियल अगर तुम मेरे साथ बोलते हो तो. ठीक है, काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी. अभी एक सेक्शन आता है, सेक्शन 80 IAC, और इस सेक्शन के अंदर आपकी स्टार्टअप को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलते हैं. क्या बेनिफिट मिलते हैं? एज आई हैव टोल्ड यू कि गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है स्टार्टअप को, तो बहुत सारे टैक्स बेनिफिट भी आपके स्टार्टअप को यहाँ पर मिलने वाले हैं. ऐसा स्टार्टअप जिसे DPIIT ने रिकॉग्नाइज करा है, जिसके पास सर्टिफिकेट आ गया है, सर्टिफिकेट इंटर मिनिस्टेरियल बोर्ड से सर्टिफिकेट मिल गया है, तो उस स्टार्टअप को बोला जाएगा 3 साल तक कोई टैक्स नहीं देने का. टैक्स एग्जाम्पशन है, टैक्स हॉलीडे है. लिसन टू मी अगेन, आपका स्टार्टअप जिसे किसने रिकॉग्नाइज किया है? DPIIT ने. उसको सर्टिफिकेट मिला है इंटर मिनिस्टेरियल बोर्ड से. ऐसे स्टार्टअप को टैक्स हॉलीडे रहेगा 3 साल के लिए, मतलब फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years आपके स्टार्टअप को कोई टैक्स पे नहीं करना है. एप्लीकेबल है प्राइवेट कंपनी और LLP पे, उन्हें टैक्स नहीं पे करना है. अच्छा, कौन से सेक्शन के अंदर टैक्स पेमेंट नहीं करना, टैक्स एग्जाम्पशन है, वो सेक्शन का नाम है सेक्शन 80 IAC. अरे कुछ भी टैक्स पे नहीं करना, इट मीन्स 100% टैक्स रिबेट है, आपको कुछ भी पे नहीं करना. पर ध्यान रहे, आपकी एंटिटी का टर्नओवर शेल नॉट एक्सीड 100 करोड़. 100 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर नहीं होना चाहिए. अच्छा, हो गया तो क्या होगा? अरे अगर टर्नओवर 100 करोड़ से ज़्यादा हो गया तो वो स्टार्टअप ही नहीं कहलाएगी ना. समझा? स्टार्टअप की डेफिनेशन में हमने देखा था. सो टर्नओवर इस एंटिटी का दे शेल नॉट एक्सीड 100 करोड़ एंड दिस इज हाउ सेक्शन 80 IAC के अंदर आपको टैक्स एग्जाम्पशन मिलेगा पूरे 3 सालों के लिए. अच्छा, और भी टैक्स में बेनिफिट मिलता है क्या? यस, एक और सेक्शन है जिधर आपको टैक्स का बेनिफिट मिलेगा. ये एक ऐसा सेक्शन है जिसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, इसीलिए आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा एक प्यारा सा सुंदर सा चार्ट दैट विल हेल्प यू डेफिनेटली. ये सेक्शन है सेक्शन 56 to 7B. ये सेक्शन इनकम टैक्स के, राइट, क्योंकि हम टैक्स एग्जाम्पशन देख रहे हैं. सेक्शन 56 to 7B एंजल टैक्स में आपको एग्जाम्पशन देता है. अभी ये है क्या एंजल टैक्स में एग्जाम्पशन देता है एंड व्हाट इज एक्चुअली में एंजल टैक्स, लोगों को ये पता ही नहीं होता है, राइट. अभी समझो आपकी एंटिटी ना शेयर्स इशू कर रही है और जो शेयर्स का इशू प्राइस है इट इज़ मोर देन द मार्केट प्राइस. ठीक है, यानी कि कहने ही से आप शेयर्स प्रीमियम पर इशू कर रहे हो. ठीक है, तो जो एक्स्ट्रा है, फॉर एग्जांपल आप इशू कर रहे हो शेयर्स को 20 में, द मार्केट प्राइस इज 15, कहने से ये जो 5 रुपीज़ का डिफरेंस है इस पर टैक्स पे करना होता है, इस प्रीमियम पर टैक्स पे करना होता है. लेकिन कुछ कंडीशंस अगर आपने सेटिस्फाई करी तो आपको टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है एंड दैट इज वी कॉल एज एंजल टैक्स से एग्जाम्पशन मिलेगा. लेकिन कब मिलेगा, क्या कंडीशन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ऑल्सो ये आपके फाइनली पास्ट ईयर में पूछा भी गया था. सबसे पहला, स्टार्टअप शुड बी रिकॉग्नाइज्ड बाय DPIIT. DPIIT इसे रिकॉग्नाइज कर लेगा एज ए स्टार्टअप. दूसरा बोला गया है पेड अप शेयर कैपिटल और सिक्योरिटीज प्रीमियम है वो कभी भी 25 करोड़ से ज़्यादा नहीं होने चाहिए. पेड अप शेयर कैपिटल प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम शेल नॉट एक्सीड 25 करोड़. थिंग्स टू बी नोटेड, इस 25 करोड़ में क्या इंक्लूड नहीं करेंगे, लिख रखा है मैंने, इंक्लूड नहीं करेंगे. अगर आपने शेयर्स दिए हैं नॉन रेसिडेंट को तो 25 करोड़ में इंक्लूड नहीं करेंगे. अगर आपने शेयर्स दिए वेंचर कैपिटल फंड को, इंक्लूड नहीं करने वाले हैं. या फिर कंसिडरेशन रिसीव हो रहा है शेयर्स इशू करने की वजह से, आपने शेयर्स इशू किए, आपको पैसे मिल रहे हैं, उसे भी 25 करोड़ में इंक्लूड नहीं करने वाले. तो पहला हमने देखा इट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड बाय DPIIT. दूसरा, पेड अप शेयर कैपिटल एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम शेल नॉट एक्सीड, किससे ज़्यादा? 25 करोड़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. इस 25 करोड़ में 3 चीज़ें इंक्लूड नहीं होगी. अगर आप शेयर्स किसको दे रहे हो? नॉन रेसिडेंट को, वेंचर कैपिटल फंड को, एंड कंसिडरेशन रिसीव हो रहा है बाय इश्यू ऑफ शेयर्स. ठीक है, लेकिन अभी भी किसी चीज़ों का ध्यान रखना है आपको कि स्टार्टअप को इन असेट्स में इन्वेस्ट नहीं करना है 7 साल तक.
आपने शेयर्स इशू किया है प्रीमियम पर, जब से आपने शेयर्स प्रीमियम पर इशू किया है वहाँ से 7 ईयर्स तक इन एसेट्स में स्टार्टअप इन्वेस्ट नहीं कर सकती। और ये क्या एसेट्स है, क्या चीज़ है, उसको पढ़ने में मुझे पता है तुम्हें कॉम्प्लिकेटेड लगता है, एंड दैट इज़ वाई मैंने एक चार्ट बनाया है। साथ ही साथ हम इसको मेमोरी टेक्निक से पढ़ेंगे, समझेंगे और रिवाइज करेंगे। ओके, सो स्टार्टअप कहाँ इन्वेस्ट नहीं कर सकती 7 ईयर्स तक। इसमें हर चीज़ में एक बार कॉमन है कि आप इन्वेस्ट कर सकते हो अगर वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में है, मतलब स्टार्टअप का काम ही वही है, उसे करना ही पड़ेगा, तब आप इन्वेस्ट कर सकते हो, तभी कोई भी दिक्कत नहीं है। या फिर कोई चीज़ आपकी स्टॉक इन ट्रेड है, मैंने इसे स्टॉक इन ट्रेड है मतलब आपका काम ही वही है, आपके लिए वो असेट नहीं है, आप उस चीज़ को खरीदते हो, आप इस चीज़ को बेचते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज मैं मोबाइल फ़ोन्स का बिजनेस कर रही हूँ, ठीक है, तो मेरे लिए मोबाइल फोन्स स्टॉक इन ट्रेड है, मैं खरीदूंगी, मैं सेल करूंगी। अगर आज मैं एसी का बिजनेस कर रही हूँ तो एसी इज नॉट एन असेट फॉर मी, मेरे लिए वो स्टॉक इन ट्रेड है। फर्नीचर का बिजनेस कर रही हूँ तो फर्नीचर स्टॉक इन ट्रेड है, मतलब जिस चीज में आपका स्टार्टअप डील कर रहा है, ठीक है, तो वो अलाउड होगा स्टॉक इन ट्रेड। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में कर रहे हो तो अलाउड होगा। सभी में एक चीज कॉमन मानी गई है। अभी क्या बोला है, 7 ईयर्स तक आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो। कहाँ इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो, कोई भी लैंड और बिल्डिंग नहीं ले सकते हो। पहले रेसिडेंशियल बोला, फिर नॉन रेसिडेंशियल। रेसिडेंशियल जहां पर आप रहते हो, नॉन रेसिडेंशियल कुड बी कमर्शियल पर्पस। तो बोला लैंड एंड बिल्डिंग में आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो, चाहे रेसिडेंशियल हो चाहे नॉन रेसिडेंशियल हो। लेकिन फिर बोला अगर वो स्टॉक इन ट्रेड है तो चलेगा, अगर आपका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है तो चलेगा। ओके, फिर कहां पर मना किया है कि आप कोई भी लोन्स एंड एडवांसेस नहीं दे सकते हो। सुनो सुनो सुनो, एक तो हम तुम्हें एंजल टैक्स एग्जाम्पशन दे रहे हैं, हम तुम्हें बोल रहे हैं तुम टैक्स मत पे करो, ठीक है, और तुम क्या करो, लोगों को लोन दे रहे हो, उनसे इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो, तो बोला नहीं, अब तुम लोन्स एंड एडवांसेस भी नहीं दे सकते हो। लेकिन अगर अगैन स्टार्टअप का ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, चलेगा, स्टार्टअप का काम ही यही है तो चलेगा। फिर बोला गया कैपिटल कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकते, किसी और एंटिटी में आप पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते, कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते। कितने टाइम के लिए, 7 ईयर्स के लिए। आप शेयर्स एंड सिक्योरिटीज नहीं खरीद सकते हो किसी भी कंपनी की। वाई? बिकॉज ऑलरेडी हमने आपको एंजल टैक्स एग्जाम्पशन दिया, आपको अब इन एसेट्स में इन्वेस्ट नहीं करना है आपके पर्सनल पर्पज के लिए। व्हाट आई मीन टू से इज ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के अलावा इन्वेस्ट नहीं करना है। फिर बोला है कोई भी मोटर व्हीकल, एयरक्राफ्ट या फिर यॉट नहीं खरीद सकते जिसका कॉस्ट 10 लाख से ज्यादा है। मतलब दीदी 10 लाख के अंदर है तो चलेगा क्या? चलेगा। 5 लाख का है चलेगा, 8 लाख का है चलेगा, लेकिन आप का मोटर व्हीकल, एयरक्राफ्ट या फिर यॉट का कॉस्ट एक्सीडिंग 10 लाख से नहीं चलेगा। अगैन स्टॉक इन ट्रेड है चलेगा, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है चलेगा। फिर हमने देखा यहाँ पर ज्वेलरी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो, कोई भी ज्वेलरी नहीं लेनी है, स्टॉक इन ट्रेड है चलेगा। एंड लास्टली कोई भी कैपिटल एसेट नहीं लेना है आपको। ये सारी चीज़ों में मना किया है इन्वेस्टमेंट करने से। याद करने की मस्त सी निंजा टेक्निक है L3। L3 मतलब 3 बार L आ रहा है। फिर CS कैपिटल कंट्रीब्यूशन, शेयर्स एंड सिक्योरिटीज में MAY से क्या हो गया, मोटर व्हीकल, एयरक्राफ्ट, यॉट, एंड फिर JC। तो L3 CS में JC, ठीक है, फिर से L3 CS में JC, इधर इन्वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। यू कैन हैव अ लुक एक बारी। ओके, अभी स्टार्टअप्स को एनकरेज करने में स्टेट्स का भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग एंटरप्रेन्योरशिप में जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्टार्टअप्स वाले फॉर्म में ही यहाँ पर बिजनेस करें। सो स्टेट्स हैव प्लेइंग अ वाइटल रोल। कैसे स्टेट्स वाइटल रोल प्ले कर रही है? स्टेट्स रेगुलेटरी बर्डन कम कर रही है। ऐसे फाउंडर्स है जो स्टार्टअप के, उनके ऊपर रेगुलेशंस, लॉज, रूल्स, कंप्लाइंसेस वो कम करे जा रहे हैं, टैक्स एग्जाम्पशन दिया जा रहा है, लॉज एंड रेगुलेशंस को सिंप्लीफाई करा जा रहा है, चाहे वो लैंड से रिलेटेड हो चाहे वो लेबर से रिलेटेड हो। हालांकि टॉप 3 बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स में सबसे पहले है गुजरात, कर्नाटका एंड देन है आपका मेघालय। ये टॉप
3 स्टेट्स हैं जो बेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं यहाँ पर स्टार्टअप में। अब आता है हमारा टॉपिक कि स्टार्टअप तो हम लोग बना लेंगे पर एग्जाम्पशंस है क्या, क्या स्टार्टअप को और कोई बेनिफिट मिलेंगे क्या? सो अब देखने वाले स्टार्टअप्स के लिए एग्जाम्पशंस क्या हैं। देयर आर 8 to 10 एग्जाम्पशंस, आप कोई भी 6 to 7 आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहला सिंपल प्रोसेस है। हमने देखा अगर आपको स्टार्टअप के लिए रिकॉग्नाइज करना है, मोबाइल ऐप और पोर्टल से ऑनलाइन एप्लीकेशन भेजनी, कहने से सिंपल प्रोसेस है। तो सबसे पहला हमें पता चल गया स्टार्टअप सिंपल प्रोसेस से इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, इजीली रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अभी यहाँ पर इजीली स्टार्टअप को फंड भी मिल जाता है। हमने अलग अलग स्कीम्स देखी जहाँ पे हमने देखा इजी एक्सेस फंड का मिल जाएगा एंड गवर्नमेंट ने 10,000 करोड़ रुपीस का फंड भी स्टार्टअप के लिए सेटअप कर रखा है। अभी आपका स्टार्टअप ना कुछ अलग कर रहा है, कुछ नया कर रहा है, कुछ इन्वेंशन किया उसने, तो वहाँ पर पेटेंट के थ्रू रजिस्टर करना होता है। पेटेंट दैट इज इट इज़ एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, सो दैट कोई और उसे कॉपी ना करे, ठीक है, वो आपका ही इन्वेंशन माना जाएगा। अभी जब आप पेटेंट के लिए फाइलिंग करते हो या कोई ट्रेडमार्क के लिए फाइलिंग करते हो, नया लोगो डिज़ाइन सिंबल बनाया, तो उस केस में कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगती है। लेकिन बिकॉज इट इज़ अ स्टार्टअप, हमने बोला है 80% रिडक्शन देंगे कॉस्ट में। आप पेटेंट फाइलिंग करने जा रहे हो, जितना कॉस्ट है उसमें 80% आपको रिड्यूस कर दिया जाएगा। कहने से सिर्फ 20% बियर करना है, तो एक और बेनिफिट हो गया रिडक्शन इन कॉस्ट ऑफ फाइलिंग द पेटेंट्स। और क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं? टैक्स हॉलीडे फॉर 3 years, अभी अभी देख कर आए हैं सेक्शन 80 IAC में। आप ये चीज़ एक्स्ट्रा बता सकते हो कि सेक्शन 80 IAC के अकॉर्डिंग सर्टिफिकेट इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड से तो 3 साल तक टैक्स पे नहीं करना, टैक्स हॉलीडे माना जाएगा। फिर आता है अप्लाई फॉर टेंडर्स, जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स वगैरह निकलते हैं आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। गवर्नमेंट जनरली देखती है कि क्या आपको कोई प्रायर एक्सपीरियंस है, आपका टर्नओवर इतना तो होना ही चाहिए, बट बिकॉज इट इज़ अ स्टार्टअप इसको बेनिफिट मिलेगा। गवर्नमेंट नहीं देखेगी प्रायर एक्सपीरियंस है, गवर्नमेंट टर्नओवर नहीं देखेगी, बट यस उनको प्रायोरिटीज मिलेगी इन गवर्नमेंट टेंडर्स। अभी स्टार्टअप है, आप कुछ बिजनेस करो, आपको रिसर्च करनी है, कुछ नई चीज़ डेवलप करनी है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट R&D फैसिलिटीज़ देती है एंड 7 नए रिसर्च पार्क भी सेटअप करे गए। बेसिकली ये रिसर्च पार्क्स होते क्या हैं? आपके बड़े बड़े कैंपसेस, बड़े बड़े कॉलेजेस हैं जहाँ पर आप रिसर्च कर सकते हो। और बेनिफिट्स देखेंगे हम स्टार्टअप के, कोई भी टाइम कंज्यूमिंग कंप्लायंस नहीं है। एज आई हैव टोल्ड यू, स्टार्टअप को बनाना तो ईजी होता ही है। अच्छा, आपका स्टार्टअप लॉज रूल्स रेगुलेशन को कंप्लाई कर रहा है, उसके लिए खुद ही सर्टिफाई करके दे दो, मतलब किसी और से सर्टिफिकेशन नहीं कराना है, सेल्फ सर्टिफाई करके दे दोगे कि आप 9 लेबर लॉज एंड 3 एनवायरमेंटल लॉज को यहाँ पर फॉलो कर रहे हो, आप कंप्लाई कर रहे हो। इन्वेस्टर्स का भी टैक्स सेविंग होता है। जिन लोगों ने स्टार्टअप में पैसा इन्वेस्ट किया है उनको भी टैक्स सेविंग होगा। कैपिटल गेन से एग्जेम्पशन मिलने वाला है। व्हाट इज दैट? आपने शेयर्स खरीदे, फिर आप शेयर्स को सेल करते हो, तो जो गेन होता है उस पर टैक्स चार्ज होता है, दैट इज कैपिटल गेन। बट इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग इन स्टार्टअप तो उस कैपिटल गेन का कोई भी टैक्स नहीं लगने वाला, आपको एग्जम्पशन मिल जाएगा कैपिटल गेन से। लास्ट इज चूज योर इन्वेस्टर। नहीं, अभी तो और है। चूज योर इन्वेस्टर क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, तुम आए हो, तुमने सोचा कि बहुत ही तूफानी सा आइडिया है, एक नया प्रोडक्ट लेकर तुम आए हो। अभी यू हैव एन ऑप्शन कि तुम्हें इन्वेस्टर कौन चाहिए। अच्छा, तुम्हें इन्वेस्टर मेहंदी मैम चाहिए, मेहंदी मैम इन्वेस्ट करे तुम्हारे स्टार्टअप के अंदर, शिवानी मैम चाहिए, कंचन मैम चाहिए, ऋषभ सर चाहिए या दिबाशीष सर चाहिए, तो कौन इन्वेस्ट करे तुम्हारे इन्वेस्टर के अंदर, तुम्हारे बिजनेस के अंदर कौन इन्वेस्टर होना चाहिए, ये आप चूज करने वाले हो। शार्क टैंक इंडिया ध्यान है, तो वहाँ पर अगर सारे के सारे शार्क्स रेडी हो जाते थे, दोज एंटरप्रेन्योर्स हैव टू डिसाइड कि उन्हें कौन इन्वेस्टर चाहिए। तो यहाँ पर एक प्रायोरिटी मिलता है आपको कि इन्वेस्टर कौन होगा, यू कैन डिसाइड, यू हैव दैट लिबर्टी।
इजी एग्जिट, स्टार्टअप बनाना तो इजी था ही, स्टार्टअप को एग्जिट करना भी इजी है। स्टार्टअप नहीं चल रहा है, आप अपना बिजनेस क्लोज कर सकते हो, यहाँ पर एप्लीकेशन भेज सकते हो क्लोजिंग के लिए 90 डेज के अंदर अंदर। वाइंडिंग अप की एप्लीकेशन भेजी, वहाँ से 90 डेज के अंदर अंदर आपका बिजनेस क्लोज हो जाएगा। लास्टली, मीट अदर एंटरप्रेन्योर्स। सो टू एनकरेज द स्टार्टअप्स अगेन, गवर्नमेंट ना 2 फेस्ट ऑर्गेनाइज करती है यहाँ पर, इंटरनेशनली भी और नेशनली भी, सो दैट आप अलग अलग एंटरप्रेन्योर्स से मिलो, उनके आइडियाज़ जानो, आपको पता चले क्या चल रहा है मार्केट में, एंड आपको रिकॉग्निशन भी मिलता है, आपके प्रोडक्ट्स को जाना जाता है, आपके सर्विसेज को जाना जाता है। इसीलिए गवर्नमेंट 2 स्टार्टअप फेस्ट भी ऑर्गेनाइज कराती है, एंड दीज ऑल आर द एग्जाम्पशंस फॉर स्टार्टअप। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सो एंड सो पर्सन है, जैसे स्टार्टअप यहाँ पर रिकॉग्नाइज हो गया, उसको क्या एग्जाम्पशंस मिलेंगे। 11 पॉइंट्स है, मैक्सिमम क्वेश्चन 5 मार्क का आता है। मेक श्योर आपको 5 से 6 पॉइंट्स पता होने चाहिए, ठीक है। अब हम देखते हैं स्टार्टअप को एग्जाम्पशंस क्या मिलेंगे। ये एग्जाम्पशन है एज पर कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट के हिसाब से आपके स्टार्टअप को क्या एग्जाम्पशन मिलेंगे। ये कब होगा, जब आपकी स्टार्टअप इज इन द फॉर्म ऑफ प्राइवेट कंपनी। हमारी स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी के फॉर्म में है, तो यहाँ पर क्या स्टार्टअप को एग्जाम्पशन मिलेंगे एज पर कंपनीज एक्ट। अभी आपका स्टार्टअप है तो बोला गया है स्टार्टअप के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैश फ्लो स्टेटमेंट इंक्लूड करना इज नॉट नेसेसरी। जनरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर कैश फ्लो स्टेटमेंट भी आता है, लेकिन बिकॉज इट इज अ स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी हम इसके कंप्लाइंसेस कम करना चाहते हैं एंड बोला है कैश फ्लो स्टेटमेंट इंक्लूड करने का जरूरत नहीं है। दूसरा, स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू कर सकते हो। व्हाट आर दी स्वेट इक्विटी शेयर्स। स्वेट इक्विटी शेयर्स एक ऐसे शेयर्स होते हैं जो कंपनी इशू करती है उन पर्सन्स को हु हैव प्रोवाइडेड देयर नो हाउ, उनकी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड किया है, कुछ बेहतरीन किया है कंपनी के लिए, तो उनको स्वेट इक्विटी शेयर्स दिए जाते हैं फॉर अ कंसिडरेशन अदर दैन कैश, ठीक है, या फिर डिस्काउंट पर इशू किए जाते हैं आपके स्वेट इक्विटी शेयर्स। अभी प्रॉब्लम ये नहीं कि स्वेट इक्विटी शेयर्स होते क्या है, स्वेट इक्विटी शेयर्स कितने इशू कर सकते हो ना उस पर लिमिट है, बट बोला है बिकॉज इट इज ए स्टार्टअप कंपनी हम वो लिमिट को एक्स्ट्रा कर रहे हैं। मैक्सिमम 50% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल आपके स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू हो सकते हैं। अगर कंपनी लॉ पढ़ा होगा तो आपने ये एक्स्ट्रा चीज देखी होगी कि स्टार्टअप के केस में मैक्सिमम 50% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल इशू हो सकता है आपका, ठीक है। ये बेनिफिट मिल जाएगा अगेन अगर आप प्राइवेट कंपनी वाली स्टार्टअप हो तो। नेक्स्ट, डिपॉजिट से रिलेटेड है। अभी डिपॉजिट्स वाला पॉइंट बोलता क्या है कि कुछ ऐसा अमाउंट है जिसे डिपॉजिट कंसिडर नहीं किया जाएगा। अभी हम स्टार्टअप के पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि किसे डिपॉजिट माना नहीं जाएगा। आपके स्टार्टअप को 25 लाख रुपीज़ या उससे ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है, स्टार्टअप को 25 लाख रुपीज़ या उससे ज़्यादा मिल रहा है, वो भी कन्वर्टेबल नोट के थ्रू, यानी कि वो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, या फिर अगर आपको पेमेंट करना है तो मैक्सिमम 10 ईयर्स में आप पेमेंट कर दोगे, और सिंगल ट्रेंच में रिसीव हो रहे, एक ही साथ रिसीव हो रहे हैं, कोई इंस्टॉलमेंट में रिसीव नहीं हो रहे हैं, दैट विल नॉट इंक्लूड अंडर डिपॉजिट। फिर से सुनना, हमारी स्टार्टअप को 25 लैक्स या उससे ज़्यादा रिसीव हो रहे, कैसे, थ्रू अ कन्वर्टिबल नोट। व्हेन आई से कन्वर्टिबल नोट इट मीन्स वो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, या फिर उसका रीपेमेंट करना है, जो पैसे मिल रहे हैं उसका रीपेमेंट 10 ईयर्स में करना है, ये सिंगल ट्रेंच में रिसीव हो रहा है, इस अमाउंट को डिपॉजिट कंसिडर किया नहीं जाएगा, ये बेनिफिट मिल रहा है हमें। फिर बोला गया है प्रोहिबिशन ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक। डिपॉजिट आप कितना एक्सेप्ट कर सकते हो उसके ऊपर लिमिट होती है। इफ इट इज़ अ प्राइवेट कंपनी तो वो मेंबर्स से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है, उसके ऊपर लिमिट है। लेकिन अब क्योंकि स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी हम बोलते हैं, वो जो मैक्सिमम लिमिट हमने लगाई थी कि आप डिपॉजिट्स कितना एक्सेप्ट कर सकते हो मेंबर से, वो मैक्सिमम लिमिट अप्लाई नहीं होगी, जितना चाहो उतना डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हो मेंबर से। सो द मैक्सिमम लिमिट विल नॉट बी एप्लीकेबल इन केस ऑफ स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी। लेकिन कब तक, 10 साल तक एप्लीकेबल नहीं होगी, क्योंकि स्टार्टअप ही स्टार्टअप कहलाएगा, ओनली अप टू अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, ठीक है।
नेक्स्ट एनुअल रिटर्न, अगेन बोला है एनुअल रिटर्न को यहाँ पर कौन साइन करता है, सीएस साइन करता है, लेकिन अगर सीएस नहीं है तो डायरेक्टर साइन करेगा। ये पॉइंट तो तुमने ओपीसी में भी देखा होगा। सो एनुअल रिटर्न सीएस साइन करता है, बट इफ देयर इज नो सीएस डायरेक्टर साइन कर लेगा। नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग वाला पॉइंट, जनरली साल में 4 बोर्ड मीटिंग होती है। प्राइवेट कंपनी जो कि एक स्टार्टअप है वो चाहे तो साल में 2 बोर्ड मीटिंग कर सकती है। बोर्ड मीटिंग के बीच का गैप मिनिमम 90 डेज होना चाहिए। 1 बोर्ड मीटिंग इन ईच हाफ कैलेंडर ईयर, मतलब एक बोर्ड मीटिंग होगी जैन से जून के बीच में, एक बोर्ड मीटिंग होगी जुलाई से दिसंबर के बीच में। एंड दीज आर द एग्जाम्पशंस फॉर स्टार्टअप विथ रिस्पेक्ट टू कंपनीज एक्ट 2013। आई होप वी आर गेटिंग वेरी वेरी क्लियर। अभी देखते हैं कि एक स्टार्टअप की लाइफ साइकिल क्या होती है, स्टार्टअप शुरू कहाँ पर होती है और उसका एंड कहाँ पर होता है। जस्ट लाइक हमारी ह्यूमंस की भी लाइफ साइकिल होती है, वैसे स्टार्टअप की भी लाइफ साइकिल होगी। सो 4 पार्ट्स में हम इसकी लाइफ साइकिल देखेंगे। सबसे पहला आइडिएशन, मतलब तुम्हारे दिमाग में आया एक बहुत ही बड़ा तूफानी सा आइडिया, तो दिमाग में आइडिया तो आ गया, अब आप उस पर काम करो तो डेवलपमेंट होगा। तुम देखोगे तुम उस प्रोडक्ट को कहाँ सेल करोगे, किसको सेल करोगे। फिर ये वैलिडेशन, क्या प्रोडक्ट जैसा तुमने सोचा था वैसा बन गया क्या। फिर अर्ली ट्रैक्शन, लोग पसंद कर रहे हैं क्या, रिपीटेड नंबर ऑफ कस्टमर्स आ रहे हैं क्या। फिर या तो ग्रोथ होगा या एग्जिट होगा। ये 4 स्टेजेस हैं हमारे स्टार्टअप के, और वी कैन से द लाइफ साइकिल ऑफ स्टार्टअप अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। सो सबसे पहले हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे आइडिएशन एंड डेवलपमेंट से। पहला स्टेज है दिमाग में आइडिया आना, और उस आइडिया के अकॉर्डिंग तुम प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज डेवलप कर रहे हो। इफ़ यू रिमेंबर, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो मार्केट में नए आए हैं, ठीक है। जैसे अगर आपने शार्क टैंक इंडिया देखा होगा तो एक प्रोडक्ट आया था हमारा स्किपी। स्किपी क्या था बेसिकली, स्किपी आइस पॉप्स थे जो नया प्रोडक्ट आया था, दैट इज़ ऑल्सो वेरी नाइस। फिर एक कैंडीज आई थी, ठीक है, अलग अलग फ्लेवर वाली कैंडीज आई थी, आई डोंट रिमेंबर द नेम एग्जैक्टली, जिसमें इमली फ्लेवर था, जिसमें कच्ची कैरी फ्लेवर था, ठीक है। ऐसे काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स शार्क टैंक में नए नए आए थे, आपको देखने को मिले थे। तो कहने से सबसे पहले उनके दिमाग में आइडिया आया, आइडिया आने के बाद उन्होंने डेवलप किया प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को। जब वो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को डेवलप करेंगे 3 फैक्टर्स कंसिडर करने हैं। सबसे पहला कि टारगेट मार्केट क्या होने वाला है, हम इस प्रोडक्ट को कहाँ सेल करने वाले, किसको सेल करने वाले, हमारा टारगेट मार्केट क्या होगा। वंस यू हैव डिसाइडेड कि तुम्हारा टारगेट मार्केट क्या है, प्लेस डिसाइड कर दी, एज ग्रुप डिसाइड कर दिया, जियोग्राफिकल कहाँ यहाँ पर इसे सेल करोगे, उसके बाद देखो बिजनेस मॉडल क्या रहने वाला है, विच मीन्स आप इसे सेल कैसे करोगे। अच्छा, बिजनेस डायरेक्ट कंज्यूमर्स के पास जाएगा, बिजनेस को सेल करेगा, ऑनलाइन सेल करोगे, ऑफलाइन सेल करोगे, स्टोर्स पे सेल करोगे, खुद की वेबसाइट के थ्रू सेल करोगे, या फिर कहीं लिस्ट हो जाओगे किसी ऐप पे। तो बिजनेस मॉडल समझना है। एंड आपको देखना है जो भी टीम काम कर रही है उनके स्किल्स क्या है, उनके स्किल सेट के अकॉर्डिंग सभी को काम अलाइन करने हैं। एकदम पहला स्टेज है हमारा आइडिएशन एंड डेवलपमेंट। अच्छा, क्या मैं कह सकती हूँ हम प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं। दूसरा स्टेज आता है वैलिडेशन। हमारे प्रोडक्ट डेवलप हो चुके हैं, नाउ वी विल चेक उसका फिजिबिलिटी, क्या वो प्रोडक्ट सही है, क्या वो प्रोडक्ट जो हमने बनाया है क्या वो एक्चुअल में लोगों को पसंद आएंगे क्या। एक बहुत ही फनी सा प्रोडक्ट है जो शार्क टैंक में आया था, दैट वाज बेली शेपर, ठीक है। सो बेसिकली दैट बेली शेपर जो प्रोडक्ट था वो आपकी नेवल के शेप को राउंड बनाता था। अभी मैं कह सकती हूँ कि एंटरप्रेन्योर फाउंडर के दिमाग में तो वो आइडिया आ गया, उसने प्रोडक्ट भी बना दिया, लेकिन तुम खुद बताओ क्या ये वैलिड है, क्या ये पॉसिबल है, क्या लोग इसे पसंद करेंगे। तो आपको देखना पड़ेगा उसका गोल क्या है, वैल्यू प्रपोजिशन क्या है, और वो सब कैसे पता चलेगा कंज्यूमर के फीडबैक को देखकर कि जो हमने सोचा क्या वो एक्चुअली में वैसा बन गया है, क्या ये आगे जाएगा, हमारा आगे का गोल क्या, आज के 5 साल का बाद का गोल क्या, आप क्या और नई चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। थर्ड है अर्ली ट्रैक्शन। हमने प्रोडक्ट को डेवलप कर दिया, अभी
कुछ कंज्यूमर्स को तुम्हारा प्रोडक्ट टेस्ट करवाया जाएगा। फॉर एग्जांपल ना एक सोप्स भी आए थे, ठीक है, गर्ल सोप्स करके सोप्स थे, जिसमें क्या होता था कि आपकी जो भी टैनिंग वगैरह है वो रिमूव हो जाएगी, वो गर्ल सोप्स करके आए थे। और अगर प्रोडक्ट्स की बात करूँ तो एक टॉय वाली कंपनी आई थी जहाँ पर वो वुडन टॉयज बनाती है सो दैट बच्चों को कोई भी हार्म ना पहुँचे, ठीक है। थर्ड हम लोगों ने कॉफ़ी का भी आया था बेजवीला करके, वो भी शार्क टैंक में आया था कि अलग अलग फ्लेवर्स का कॉफ़ी था। बेसिकली पहले तो उन्होंने अपना प्रोडक्ट किसी को टेस्ट करवाया होगा, कंज्यूमर्स का फीडबैक लिया होगा। अच्छा, फिर हम ये भी देखते हैं कि हमें कंज्यूमर का फीडबैक तो मिल गया, क्या वो कंज्यूमर बार बार आ रहा है या एक बार। देखो नई नई चीज़ होती है तो वी वांट टू ट्राई, अगर आपको अच्छी लगेगी, अगर आपको लगता है ये सही है, इकोनॉमिकली भी, टेस्ट भी अच्छा है, तो आप बार बार जाके उसे परचेज करोगे। वरना क्या बोलोगे, बस एक बार ट्राई कर दिया, ठीक है बहुत एक्सपेंसिव है ये चीज़। वही बोला गया अर्ली ट्रैक्शन में आप एक टारगेटेड सेट ऑफ कंज्यूमर्स को अपना प्रोडक्ट को टेस्ट करवाओगे, यहाँ पर कंज्यूमर से फीडबैक लोगे और ये भी देखोगे क्या कंज्यूमर रिटेन हो रहा है, क्या कंज्यूमर फिर से आ रहा है, कंज्यूमर रिपीट हो रहा है, क्या कंज्यूमर का रिपीट रेट क्या है। और इसी स्टेज में अगर आपको लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, हमें कुछ चेंज कर देना चाहिए, सो आप चेंज कर सकते हो, आप अपनी बिजनेस स्ट्रेटेजी को शिफ्ट कर सकते हो एज पर द टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर, एज पर द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स तुम उसे चेंज कर सकते हो। एंड व्हेन यू आर डूइंग दैट उसे बोला जाता है पाइवटिंग। अगेन हो सकता है सिंपल पाइवटिंग पे ही अलग से क्वेश्चन आ जाए। पाइवटिंग बेसिकली मीन्स जब आप आपकी बिजनेस स्ट्रेटेजी को शिफ्ट करते हो, चेंज करते हो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में एज पर द कंज्यूमर्स या फिर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से या किसी और चीज़ के हिसाब से। तो पाइवटिंग होता क्या है, मतलब आपने जिस हिसाब से जो सोच के कंपनी बनाई है, जो सोच के प्रोडक्ट बनाए, उसमें आप कुछ ना कुछ चेंजेस कर रहे हो। अलग अलग तरह से पाइवटिंग हो सकती है। मेजर एरियाज वी आर गोइंग टू डिस्कस। सबसे पहला, आपके प्रोडक्ट के एक फीचर को ही प्रोडक्ट बना दो। क्या बोला मैंने, आपका प्रोडक्ट का एक फीचर है, वो फीचर इतना शानदार है, इतना तगड़ा है कि आपको अलग से प्रोडक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं, आप बस जो फीचर है ना उसे ही आगे मार्केट में सेल करने लग जाओ, उसे को ही प्रोडक्ट बनवा दो। फॉर एग्जाम्पल हमें कैमरा बनाया है, हमें कैमरा बनाया कि फ़ोटो क्लिक करो और इंस्टेंट प्रिंट हो जाएगा। नॉट ओनली दैट, आप उसमें बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो, आप लोगों को रिमूव कर सकते हो उसी कैमरे में ही, ठीक है, इंस्टेंटली बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो लोगों को यहाँ पर, ठीक है, बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो, लोगों को रिमूव कर सकते हो, लेटेस्ट से आप और कुछ भी चेंजेस कर सकते हो, उसे ब्यूटीफाई कर सकते हो। ये फीचर बनाया आपने, ये आपका मेन चीज़ है, ठीक है, ये यूनिक सोल्यूशन है, ये फीचर बनाया और साथ में साथ हमने कैमरा भी बनाया। जब आप प्रेजेंट करोगे हो सकता है आपको लगे कि हमारा फीचर ही इतना तगड़ा है कि हम सारी की सारी कैमरा कंपनीज को सेल करने लग जाए। तो हो सकता है अभी आपका जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट की जगह आप क्या करो, आपके एक फीचर को ही प्रोडक्ट बना दो। ओके, दूसरा जस्ट इसका अपोजिट, दैट इज आर आपके प्रोडक्ट को ही फीचर बनाओ। आपने सोचा बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, बट येस आप उसे एज अ प्रोडक्ट मत सेल करो मार्केट में, एज अ फीचर सेल करो, ये चीज़ हो सकती है। थर्ड है हमारा प्लेटफॉर्म चेंज करना। बेसिकली आपने पहले सोचा था आप एप्लीकेशन पर निकल जाओगे, आपके ऐप पर लोग आएंगे और परचेज करेंगे, लेकिन आपको लग रहा है नहीं सही नहीं है, इतने ज़्यादा लोगों को पता नहीं है, तो आप एप्लीकेशन से हो सकता है वेबसाइट पर लेकर चले जाओ उसको। हो सकता है पहले आप ऑफलाइन मोड में सेल कर रहे थे लेकिन आपको लगता है कि ऑफलाइन नहीं पता चल रहा है तो आप ऑनलाइन मोड में सेल करोगे। इट इज़ ऑल्सो पाइवटिंग, जब आप प्लेटफॉर्म चेंज करते हो वो भी पाइवटिंग है। अच्छा, आप अपना नया रेवेन्यू मॉडल ऐड कर रहे हो पैसा इंक्रीज करने के लिए, सो एम्प्लॉइंग अ न्यू रेवेन्यू मॉडल टू इंक्रीज मोनेटाइजेशन। बहुत बार आपने देखा होगा कुछ ऐप्स होते हैं जिसको आप थोड़े टाइम तो फ्री में यूज़ कर सकते हो, उसके बाद मांगता है वो सब्सक्रिप्शन, ठीक है, कि ये वाला प्लान चाहिए होगा। या फिर अगर आप कोई हेल्थीफाई जैसा ऐप भी देखो तो उसमें वो ऐप बोलेगा कि आपकी क्या डाइट वगैरह होगी वो हम बता देंगे, आपकी कैलोरी काउंट हम कर लेंगे, लेकिन अगर आपको पर्सनलाइज डाइट प्लान चाहिए, आपके हिसाब से चाहिए, तो उसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा। आपके हिसाब से एक्सरसाइज एंड वर्कआउट चाहिए तो सब्सक्रिप्शन लेना होगा। कहने से यहाँ पर आप एक नया मॉडल इंट्रोड्यूस कर रहे हो ताकि आपका मोनेटाइजेशन इंक्रीज हो। अगर आपने स्पॉटिफाई देखा होगा, यूट्यूब देखा होगा, तो यूट्यूब प्रीमियम है ना, एडवर्टाइजमेंट नहीं चाहिए ना, यूट्यूब प्रीमियम ले लो। क्या मैं कह सकती हूँ वो भी एक नया
नया रेवेन्यू मॉडल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं टू इंक्रीज मोनेटाइजेशन। नेक्स्ट है, आप चाहो तो एक डिफरेंट सेट ऑफ कंज्यूमर्स, डिफरेंट मार्केट पे फोकस कर सकते हो। मैंने एक प्रोडक्ट बनाया, मुझे लगता था कि यहाँ पर जो कंज्यूमर्स है वो उनका एज ग्रुप 18 to 24 होगा, वो ज़्यादा लोग यहाँ पर मेरा प्रोडक्ट लेंगे, बट नहीं, मुझे धीरे धीरे पता चला कि मेरी सेल कहाँ पर हो रही है, जिन लोगों का एज ग्रुप 21 से 35 के बीच में है। तो क्या मैं कह सकती हूँ मैं अब कहाँ फोकस करूँगी, एक डिफरेंट सेट ऑफ कंज्यूमर्स पर फोकस करने वाली हूँ। लास्टली, आप कोई भी इनोवेटिव टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हो सो दैट आपका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा। एंड दीज ऑल आर द मेजर एरियाज ऑफ फोकस ड्यूरिंग पाइवटिंग। अभी क्या इतना सब कुछ कर लिया, अगर सब कुछ बढ़िया गया, चंगा गया, तो आपका बिजनेस ग्रो करेगा, बिजनेस का मार्केट साइज ठीक है, लोग आपके प्रोडक्ट को जान रहे, पहचान रहे, यूज़ कर रहे हैं, आप ब्रेक इवन पे हो या फिर उससे ज़्यादा पर हो, तो उस केस में आपका बिजनेस ग्रो करेगा, स्टार्टअप ग्रो करेगा, अदरवाइज एग्जिट हो जाएगा। एंड दीज आर द 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ स्टार्टअप। क्या था? आइडिएशन एंड डेवलपमेंट पहला, दूसरा वैलिडेशन, थर्ड था अर्ली ट्रैक्शन एंड फोर्थ हमारा ग्रोथ या फिर एग्जिट। ठीक है, अच्छा, अभी हम लोग आगे जाएंगे और देखेंगे रजिस्ट्रेशन स्टेप्स क्या होती हैं, कैसे आप स्टार्टअप को रजिस्टर करवाओगे। डोंट वरी, इसके लिए भी मैंने ना शॉर्ट में बहुत प्यारा सा चार्ट बनाया है। पहले हम लोग डिटेलिंग देख लेते हैं कि क्या होगी रजिस्ट्रेशन स्टेप्स। सबसे पहला, बिजनेस एंटिटी इनकॉर्पोरेट करना है। किस फॉर्म में होगा? या तो प्राइवेट कंपनी, या तो LLP, या पार्टनरशिप फर्म। बिजनेस एंटिटी आपने बना ली, अभी उसे रजिस्टर कराओ स्टार्टअप इंडिया के साथ। रजिस्टर विथ स्टार्टअप इंडिया। उसके बाद आपको DPIIT से रिकॉग्निशन लेना होगा। एंड वाई, क्यों DPIIT से रिकॉग्निशन चाहिए? क्योंकि अगर DPIIT से रिकॉग्निशन मिलेगा तभी तो आपको बेनिफिट मिलेंगे, तभी तो एग्जाम्पशंस मिलेगा टैक्स में। तो यहाँ पर DPIIT से रिकॉग्निशन चाहिए एंड इसी के लिए यू आर गोइंग टू सेंड एन एप्लीकेशन फॉर रिकॉग्निशन टू DPIIT। एप्लीकेशन के साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स जाएंगे रजिस्ट्रेशन के, सब कुछ सही है तो DPIIT दे देगा रिकॉग्निशन नंबर। ये बहुत ही डिटेल में रजिस्ट्रेशन स्टेप्स है, एकदम देखेंगे शुरू से। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं? बिजनेस एंटिटी इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। यू हैव टू डिसाइड किस फॉर्म में बिजनेस एंटिटी इनकॉर्पोरेट करनी है। इफ़ यू हैव डिसाइडेड कि कंपनी फॉर्म में इनकॉर्पोरेट करनी है, आपके पास कंपनी में ऑप्शन रहते हैं, पर ध्यान रखना स्टार्टअप के लिए तभी एलिजिबल होगा इफ इट इज़ अ प्राइवेट कंपनी। तो यहाँ पर बेसिकली इंट्रो दे रखा है कंपनी के बारे में, कितनी तरह की कंपनी होती है, डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, एंड कंपनी कैसे इनकॉर्पोरेट करनी है। वही लीगल फॉर्मेलिटीज़ जो हम चैप्टर 2 में भी पढ़े। कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के लिए आपको ये अलग से लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, आप वही चीज़ लिख सकते हो। ठीक है, पहले किस चीज़ों का ध्यान रखना है? DSC होना चाहिए, DIN होना चाहिए डायरेक्टर के पास। स्पाइस प्लस में आप कंपनी इनकॉर्पोरेट करो, पार्ट ए में नाम रिजर्व करा दो, MON AOA होने चाहिए। इनकॉर्पोरेशन के बाद सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जैसे ही मिलता है ये सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाएगी। ओके, आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई है, पहला स्टेप। अभी उसे रजिस्टर करवाओगे स्टार्टअप इंडिया के साथ। वेरी सिंपल प्रोसीजर, ऑनलाइन प्रोसीजर है, ऐप या पोर्टल पर हो जाएगा। अभी प्रोसीजर कितना सिंपल है देखना, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑनलाइन है, सिंपल है। रजिस्ट्रेशन इतना सिंपल है जस्ट लाइक यू आर सेटिंग एन इंस्टाग्राम अकाउंट। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली आपको वेबसाइट पर विजिट करना है, स्टार्टअप इंडिया वेबसाइट पर, और रजिस्टर बटन पे क्लिक करना है। रजिस्टर बटन पे क्लिक करने के बाद यू हैव टू एंटर योर नेम, आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, एकदम बेसिक डिटेल्स एंटर करिए और साथ ही साथ पासवर्ड। उसके बाद आप रजिस्टर पे क्लिक करोगे तो एक OTP भेजा जाएगा। होता है ना नॉर्मल इंस्टाग्राम का अकाउंट भी। सबसे पहले आपने क्या किया? स्टार्टअप इंडिया की वेबसाइट पे गए, रजिस्टर पे क्लिक किया, बेसिक डिटेल्स नेम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर ये मेंशन किया, फिर एक OTP भेजा जाएगा। यू हैव टू एंटर दैट OTP एंड येस, आपकी स्टार्टअप इंडिया प्रोफाइल क्रिएट हो चुकी है। बताओ, सिंपल सा प्रोसेस है हमारा यहाँ पर। ओके, सो रजिस्टर कर दिया स्टार्टअप इंडिया के साथ। अब बोला है हमें DPIIT से भी रिकॉग्निशन चाहिए। एंड वाई, क्यों DPIIT से रिकॉग्निशन चाहिए? सो दैट आपको टैक्स एग्जाम्पशन मिल पाए, सो दैट आपको यहाँ पर बेनिफिट मिल पाएंगे। सेक्शन 80 IAC के अंदर टैक्स एग्जाम्पशन मिलेगा आपको, एंजल टैक्स के अंदर मिलेगा। ठीक है,
पेटेंट कॉस्ट के अंदर मिलेगा, इसीलिए हमें चाहिए DPIT से रिकॉग्निशन। सो रिकॉग्निशन के लिए आपको एक एप्लीकेशन भेजनी पड़ेगी। ये एप्लीकेशन भेजोगे, स्टार्टअप रिकॉग्निशन फॉर्म भेजा जाएगा जिसमें कुछ डिटेल्स होगी। एड्रेस क्या है स्टार्टअप का, ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव के बारे में डिटेल्स, डायरेक्टर्स कौन है अगर कंपनी है तो, LLP या पार्टनरशिप फॉर्म में तो पार्टनर्स कौन है, इंफॉर्मेशन जो भी चाहिए, स्टार्टअप एक्टिविटीज़ क्या करती है, यहाँ पर सेल्फ सर्टिफाई करो कि लेबर लॉज और एनवायरमेंटल लॉज को कंप्लाई करोगे। ये एप्लीकेशन आप किसके पास भेज रहे हो फॉर रिकॉग्निशन, DPIIT के पास भेजी जा रही है। अच्छा, रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ और डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए होते हैं। अगैन SBIL में ना एक चीज़ ध्यान रखना, जहाँ पर भी डॉक्यूमेंट्स आते हैं देयर आर चांसेस कि वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर कि बताओ कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। सो यू शुड नो रजिस्ट्रेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, एकदम बेसिक सी चीज़ें हैं। ऑल्सो मेमोरी टेक्निक देखेंगे इसका, ठीक है। बेसिक सी चीज़ें, कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई या पार्टनरशिप फॉर्म है तो उसका सर्टिफिकेट दे दो इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन का, एक पैन नंबर दे दो। ओके, आपको अगर कहीं से पैसा मिला है, ऑलरेडी फंडिंग मिली है तो कहाँ से मिली है, कितनी मिली है, उसका प्रूफ दे देना है। कंपनी के बिहाफ पे, LLP के बिहाफ पे कौन ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव है, मतलब कौन यहाँ पर कंपनी और LLP के बिहाफ पे सारे काम कर रहा है, उसकी डिटेल्स। प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, इट मीन्स अगर आपकी कोई पिच है, अगर आपकी कोई वेबसाइट का लिंक है, आपकी कोई वीडियो है तो वो भी बताओ, आपका कॉन्सेप्ट क्या हमें पता तो चले। आपने शार्क टैंक इंडिया में देखा होगा कि पीपल आते हैं, दे आर गिविंग देयर पिचेस, आते से पिच देंगे, ठीक है, तो वो क्या है, उसका प्रूफ दे दो आपके कॉन्सेप्ट का। उसके बाद पेटेंट और ट्रेडमार्क, अगर आपने कहीं फाइल किया तो उसके बारे में डिटेल्स। लास्टली इफ एट ऑल कोई अवार्ड या सर्टिफिकेशन आपको मिले हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं। डॉक्यूमेंट्स कैसे याद करेंगे, मेमोरी टेक्निक इज PAPIL, ठीक है, ये आपकी मेमोरी टेक्निक हो जाएगी। कैसे याद करोगे, सी P से हमारा क्या हो गया, P से दो चीज़ें हो गई, एक तो प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट हो गया, प्रूफ ऑफ फंडिंग हो गया हमारा, ये दो चीज़ें हो गई। A से हमारा हो गया है यहाँ पर ऑथोराइजेशन लेटर, एक और P से हो गया है पैन नंबर, I से इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, एंड L से लिस्ट ऑफ अवार्ड्स एंड सर्टिफिकेशन। दो बार PP आ रहा है, एक में हमारा पेटेंट एंड ट्रेडमार्क भी, तो PAPL और PAPIL करके आपको याद करना है डॉक्यूमेंट्स। फिर से देखो, PAPIL, P से प्रूफ ऑफ फंडिंग, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, A से हमने देखो ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव का ऑथोराइजेशन लेटर चाहिए, फिर P से फिर से दो चीजें आएगी, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क एंड पैन नंबर, I से इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट एंड L से लिस्ट ऑफ अवार्ड्स, एंड दैट इज इट। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने लेकर पहुंचे, एप्लीकेशन आपने करी है, रिकॉग्निशन नंबर जनरेट हो जाएगा, लेकिन आपके डॉक्यूमेंट्स को एग्जामिन करने के बाद, आपकी एप्लीकेशन को देखने के बाद रिकॉग्निशन नंबर आ जाएगा 2 दिन के अंदर अंदर जनरली। एंड यस, इस तरह से आपका स्टार्टअप फाइनली रजिस्टर हो गया है। नॉट ओनली दिस, रुको ज़रा सब्र करो, और ये देखो तुम्हारे लिए एक बहुत ही प्यारे से चार्ट बनाया है हर चीज़ को सिंप्लीफाई करने के लिए। ये पर्सन है, सबसे पहले बिजनेस एंटिटी इनकॉर्पोरेट करेगा, विच कैन बी इन द फॉर्म ऑफ प्राइवेट कंपनी, पार्टनरशिप फॉर्म, LLP। इनकॉर्पोरेशन में वही लिखना है जो प्राइवेट कंपनी कैसे इनकॉर्पोरेट होती है। उसके बाद रजिस्टर करोगे एज अ स्टार्टअप, ऑनलाइन वेबसाइट पर नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल ID मेंशन करनी है, OTP भेजा जाएगा। OTP भेजने के बाद स्टार्टअप इंडिया प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगी हमारी। थर्ड, हमने देखा आपको DPIIT से रिकॉग्निशन नंबर मिलेगा, आपको चाहिए होगा बेनिफिट्स के लिए। बेनिफिट्स कौन से वाले हैं, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, टैक्स बेनिफिट्स के लिए एप्लीकेशन भेजोगे रिकॉग्निशन के लिए, और कुछ डॉक्यूमेंट्स जाने वाले हैं, डॉक्यूमेंट्स PAPIL करके हमने सब कुछ याद किया। एंड फाइनली अगर आपकी डॉक्यूमेंट्स एग्जामिन हो गए, एप्लीकेशन सबमिट हो गई, सब कुछ चाहिए, विद इन 2 days रजिस्टर कर लिया जाएगा एज अ स्टार्टअप। एंड स्वाहा, हमारा स्टार्टअप बन चुका है, एज अ स्टार्टअप रजिस्टर हो गया, राइट। अच्छा, अभी देखेंगे स्टार्टअप के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसको आपको कंसिडर करना है। क्या ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, सबसे पहला
यू हैव टू चूज द राइट लीगल स्ट्रक्चर। किस फॉर्म में आप आपके स्टार्टअप का बिजनेस करना चाहते हो, वेदर इन द फॉर्म ऑफ कंपनी, इन द फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म या LLP, आपको डिसाइड करना है कि राइट लीगल स्ट्रक्चर क्या होगा। दूसरा बोला है अभी आपने डिसाइड कर लिया, अभी रजिस्ट्रेशन ले लो इफ इट ऑल रिक्वायर्ड, लाइसेंस चाहिए बिजनेस का तो वो लाइसेंस ले लो। हो सकता है आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर रहे हो तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड चाहिए होगा, हो सकता है आप कोई फूड बिजनेस कर रहे हो तो FSSAI लाइसेंस चाहिए होगा। डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ इंडस्ट्री आपको प्रॉपर रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसेस ले लेने हैं। आपका कोई पेटेंट है, कोई ट्रेडमार्क है, कोई कॉपीराइट है तो उसको रजिस्टर करा दो, यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन का ध्यान रखना है आपको। ट्रेडमार्क कॉपीराइट को रजिस्टर करवाना है हमें। आफ्टरवर्ड्स यू हैव टू डिसाइड कि फाउंडर का इक्विटी कितना है। फाउंडर इज द पर्सन जिसका पूरा आइडिया था, जिसने स्टार्टअप को ओरिजिनेट किया, उसका इक्विटी कितना, और दूसरे वाले पर्सन का कितना इक्विटी होगा, जो इन्वेस्ट कर रहा है इन्वेस्टर उसका कितना इक्विटी होगा। फाउंडर हैव टू डिसाइड कि उसको कितना इक्विटी अपने पास रखना और कितना वो स्प्लिट करके रख सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने मेरे स्टार्टअप में डिसाइड कर दिया कि 90% इक्विटी तो मेरे पास ही रहेगी, ज़्यादा से ज़्यादा मैं 10% स्प्लिट कर सकती हूँ। सो ये आपको डिसाइड करना होगा। फाउंडर को अग्रीमेंट करना होगा, दो फाउंडर्स है, दोनों ही फाउंडर को आपस में अग्रीमेंट करना होगा, दैट इज को फाउंडर्स अग्रीमेंट करते। मैंने और मेरे भाई ने यहाँ पर डिसाइड करा, एक स्टार्टअप बनाया, हम दोनों फाउंडर्स हो गए, हम दोनों आपस में अग्रीमेंट करेंगे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्या पे क्या एक रिटर्न अग्रीमेंट होना चाहिए, दोनों को दोनों की ड्यूटीज रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता होनी चाहिए। एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, अभी हमारे स्टार्टअप में बहुत सारे लोग आएंगे यहाँ पर काम करेंगे तो उन एम्प्लॉयज़ के साथ भी एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना है। उन एम्प्लॉयज़ को ESOP प्रोवाइड कर सकते हो, वो एम्प्लॉयज़ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयज़ को रोकने के लिए, रिटेन करने के लिए आप ESOP दे सकते हो। अगर कोई थर्ड पार्टी है तो यहाँ पर थर्ड पार्टी के साथ भी रिटर्न में अग्रीमेंट करना रहेगा। इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चरिंग क्या रहने वाला है, विच मीन्स आप कितना इक्विटी लोगे, कितना डेट लेने वाले हो, क्या आपका इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चरिंग रहने वाला है। और हर चीज़ से बढ़कर ध्यान रखना जो भी कंप्लायंस है, जो भी लॉज रूल्स रेगुलेशंस है वो फॉलो होने चाहिए, दैट इज कंप्लायंस मैनेजमेंट होना चाहिए। दिस ऑल आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर स्टार्टअप। स्टार्टअप को किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, राइट ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको अगर हेडिंग पता हो डेफिनेटली आप अपने ओन वर्ड्स में, आपकी लैंग्वेज में इस कंटेंट को लिख सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास क्या क्या फाइनेंसिंग ऑप्शंस रहते हैं स्टार्टअप कंपनीज के लिए। इट मीन्स स्टार्टअप कंपनीज को कहाँ कहाँ से पैसा मिलेगा। 3 ऑप्शंस ब्रॉडली क्लासिफाई करे गए हैं, इक्विटी फाइनेंसिंग, डेट फाइनेंसिंग एंड ग्रांट। अच्छा, इक्विटी फाइनेंसिंग मतलब क्या होता है, पहले इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। इक्विटी फाइनेंसिंग बेसिकली मीन्स कोई इन्वेस्टर आपके स्टार्टअप में इन्वेस्ट करेगा, ठीक है, इसको समझते हैं पहले हम लोग। इक्विटी फाइनेंसिंग क्या है, आपके स्टार्टअप में इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा है, कहने से ये पैसे दे रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है मतलब पैसे दे रहा है, तो उसको भी तो एक्सचेंज में कुछ चाहिए होगा। ये एक्सचेंज में आपकी स्टार्टअप का इक्विटी यानी कि ओनरशिप लेता है। फॉर एग्जाम्पल आज हमारे स्टार्टअप में कौन इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेट अस अज्यूम आपके स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर रहा है अमन गुप्ता, ठीक है, स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया एंड ही हैज़ गिवन ₹1 करोड़ और बोला है कि बदले में मुझे 10% इक्विटी चाहिए, 10% स्टेक उसका होगा। कहने से ये क्या है, ये हुआ इक्विटी फाइनेंसिंग, ठीक है। दूसरा होता है कि आप क्या कर रहे हो, आपके स्टार्टअप में आपको इक्विटी नहीं देना किसी को, तो आप ना डेट ले रहे हो, बैंक से या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा ले रहे हो और बाद में उसे रीपे करोगे। अच्छा, जब आप लोन लेते हो बैंक से तो रीपे क्या सिर्फ डेट करोगे, नहीं, रीपे करते हो विथ इंटरेस्ट, ठीक है। तो अब हम देखेंगे इक्विटी क्या होता है, डेट फाइनेंसिंग क्या होता है। थर्ड है ग्रांट। ग्रांट मतलब गवर्नमेंट आपको फ्री में कुछ पैसा देती है, आपको उसे रीपेमेंट नहीं करना, आपको गवर्नमेंट को कोई भी ओनरशिप नहीं देनी है।
सो लेट अस एनालाइज ऑल दीज 3 ऑप्शन। इक्विटी फाइनेंसिंग में क्या रीपेमेंट करना होता है, तो बोलोगे नहीं इक्विटी में रीपेमेंट नहीं करना, पर डेट फाइनेंसिंग में रीपेमेंट करना है, वो भी इंटरेस्ट के साथ। ग्रांट में भी कोई भी रीपेमेंट नहीं करना। व्हाट डू यू थिंक, रिस्क कहाँ ज़्यादा होगा? लोन लिया है बैंक से तो बैंक को पता है मुझे मेरा पैसा विद इंटरेस्ट मिलेगा, नहीं तो कोलैटरल रहेगी। रिस्क किधर ज़्यादा होगा? इक्विटी फाइनेंसिंग में रिस्क ज़्यादा होगा इन्वेस्टर के लिए, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है इन्वेस्टमेंट जो किया है उसकी वैल्यू बढ़ जाए, लेकिन हो सकता है ना बढ़े। डेट फाइनेंसिंग में रिस्क कम होगा हमारा यहाँ पर, एंड ग्रांट तो वापस देना ही नहीं है, तो देयर इज नो रिस्क। रीपेमेंट का ज़्यादा प्रेशर किधर आएगा? डेट फाइनेंसिंग में सबसे ज़्यादा प्रेशर होगा रीपेमेंट का, क्योंकि टाइमलाइन भी होती है और इंटरेस्ट के साथ रीपेमेंट करना है। इक्विटी फाइनेंसिंग में देयर इज लेस प्रेशर, यहाँ पर रीपेमेंट का प्रेशर नहीं होता है, बस ये होता है कि इन्वेस्टर ने जो पैसा लगाया, इन्वेस्टर चाहता है वो ग्रो करे, ठीक है, तो यहाँ पर ग्रोथ टारगेट होते हैं। ग्रांट में कोई प्रेशर नहीं, देना ही नहीं है वापस, ठीक है। इन्वेस्टर को क्या रिटर्न मिलेगा? तो इक्विटी फाइनेंसिंग में कैपिटल ग्रो होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर किसी ने 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए, वो चाहते हैं कि थोड़े टाइम बाद उनकी 1 करोड़ 2 करोड़ बन जाए, तो यहाँ पर कैपिटल ग्रो होने वाला है। डेट फाइनेंसिंग में इंटरेस्ट मिलेगा, ग्रांट में तो कोई रिटर्न नहीं मिलता है। अच्छा, डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्वमेंट किसका होने वाला है? इफ़ इट इज़ अ इक्विटी फाइनेंसिंग, तो यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट रहने वाला है हमारे इन्वेस्टर का। उसके पास इक्विटी शेयर्स है, उसके पास स्टेक है, तो वो इन्वॉल्व भी करेगा अपने आप को डिसीजन में कि नहीं ये नया प्रोडक्ट अभी हमें नहीं लॉन्च करना है, इस मोड से जाना है, ऑफलाइन बिजनेस करना है। डेट फाइनेंसिंग में यहाँ पर बहुत कम, यानी कि मैं कह सकती हूँ डिसीजन मेकिंग में जनरली इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, ग्रांट में भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। एंड लास्टली आपको सोर्सेस बताए गए कहाँ से इक्विटी फाइनेंसिंग, डेट फाइनेंसिंग एंड ग्रांट्स आपको मिलेगा। इक्विटी फाइनेंसिंग के लिए एंजल इन्वेस्टर्स है, वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, बैंक्स, एनबीएफसीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डेट फाइनेंसिंग के लिए, और ग्रांट तो कौन ही देगा? हमारा गवर्नमेंट, ठीक है। एंड ये क्वेश्चन आ जाता है तो बस मजे ही मजे हैं तुम्हारे। अभी सबसे पहला सोर्स हम देखने वाले हैं कि पैसा कहाँ से मिलेगा। व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ फाइनेंसिंग? सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग, पैसा कहाँ से मिलेगा, जिसमें हमें पता चलता है सीड कैपिटल। अच्छा, व्हेन आई से सीड कैपिटल, तो सीड मतलब क्या होता है? सीड मतलब होता है बीज। क्या हम कह सकते हैं सबसे इनिशियल स्टेज होती है आपकी बीज वाली, है ना। एक ट्री ग्रो कैसे होता है? ट्री कब बनेगा? सबसे पहले आप एक सीड डालते हो, फिर वो धीरे धीरे ग्रो करता है, वो प्लांट में कन्वर्ट होता है, देन वो ट्री बनता है। तो क्या मैं कह सकती हूँ ये सीड सबसे पहली स्टेज होती है। लाइक वाइज आपके बिजनेस में भी जो पैसा सबसे पहले लगाया जाता है, इनिशियल स्टेज पे लगाया जाता है, वो होता है सीड कैपिटल। अभी तुम खुद थोड़ा लॉजिकली सोचो, वो पैसा आएगा कैसे? वो सीड कैपिटल कहाँ से आएगा? तो जनरली वो पैसा खुद का ही होता है, मतलब फाउंडर का खुद का पैसा ही होता है, या तो वो फैमिली से ले लेंगे या फिर फ्रेंड्स और रिलेटिव्स से ले लेंगे। बट यस, जो पैसा शुरुआती स्टेज में यानी कि नेसेंट स्टेज में लगाया जाता है उसे कहा जाता है सीड कैपिटल, और फंडिंग को कहा जाता है सीड फंडिंग, ठीक है। रिक्वायरमेंट क्यों है? अभी शुरू शुरू में मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे कोई प्रोडक्ट बनाना है, बट मुझे मार्केट को रिसर्च करना पड़ेगा, मार्केट की इन डेप्थ स्टडी करनी पड़ेगी, मुझे मार्केट को समझना पड़ेगा, प्रोडक्ट डेवलप करने के लिए मुझे प्रोटोटाइप बनाना पड़ेगा। तो मुझे पैसा शुरू में क्यों चाहिए होगा? मार्केट रिसर्च के लिए, प्रोडक्ट डेवलप करने के लिए और इनिशियल स्टेज ऑपरेशंस के लिए चाहिए होगा। एक बार यहाँ पर सीड फंडिंग हो गया है तो अब मैं मान लूँगी कि मेरा जो प्रोडक्ट है, मेरा जो आइडिया है, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ प्रोडक्ट। सीड फंडिंग हो गया है, मेरे को पैसा मिल गया है, मैं क्या कर रही हूँ, प्रोडक्ट डेवलप करने की स्टेज पे चली गई हूँ। तो अब मुझे समझ आ जाएगा कि सीड फंडिंग के बाद मेरा एक वाइबल प्रोडक्ट बन सकता है। पेपर वर्क कैसा होगा, क्या लगता है तुम्हें? तुम अपने पापा से पैसे ले रहे हो कि पापा पैसे दे दो, सीड फंडिंग चाहिए, तो पापा बोलेंगे चलो बैठो, पहले तो टेबल पे बैठो, पेपर वर्क करो कि तुम कब दोगे, क्या होगा। नहीं, जनरल केसेस में ऐसा नहीं होता है। पेपर वर्क अगर होगा तो भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है, और कॉम्प्लिकेटेड पेपर वर्क बिल्कुल भी नहीं होता है। एंड दिस इज ऑल अबाउट सीड फंडिंग। अगैन यहाँ पर भी मैंने हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं, आप इन हैंड रिटन नोट्स को यूज़
कर सकते हो। इफ़ एट ऑल क्वेश्चन पूछा जा सकता है एक्सप्लेन अ नोट ऑन सीड फंडिंग, डेफिनेटली इन सारे पॉइंट्स को आप लिख सकते हो, बट पॉइंटर में, है ना, चार्ट फॉर्मेट में मत लिखना। अभी हम जाएंगे नेक्स्ट पर, दैट इज आर इक्विटी फाइनेंसिंग। और इक्विटी फाइनेंसिंग में सबसे पहले पढ़ेंगे वेंचर कैपिटलिस्ट या फिर प्राइवेट इक्विटी। मतलब यहाँ पर इक्विटी फाइनेंसिंग में कहाँ कहाँ से पैसा आ सकता है, राइट? सो आफ्टर सीड कैपिटल हम देखने वाले नेक्स्ट सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग कि एक स्टार्टअप को और कहाँ से पैसा मिल सकता है। इक्विटी फाइनेंसिंग में सबसे पहला आएगा वेंचर कैपिटलिस्ट या प्राइवेट इक्विटी। ये होते कौन है आखिरकार? सो बेसिकली ये ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं जो लार्ज अमाउंट आपके स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं और एक्सचेंज में ले लेते हैं स्टार्टअप का ओनरशिप, यानी कि एक्सचेंज में ले लेते हैं इक्विटी। ये पहला ऐसा लार्ज इन्वेस्टमेंट होता है जो स्टार्टअप एक्सपेक्ट कर सकता है। शुरू में पैसा वो पर्सन खुद लगाएगा, फाउंडर से, फैमिली से, फ्रेंड से, रिलेटिव से। उसके बाद क्या? उसके बाद पैसा मिलेगा वेंचर कैपिटलिस्ट से या फिर प्राइवेट इक्विटी से। अच्छा, ये कैसे पैसा देते हैं? ये लोग आपके स्टार्टअप में पैसा लगा रहे हैं तो बहुत कुछ देखने वाले हैं। क्या प्रोसीजर होता है, फंडिंग प्रोसीजर, वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। एंड अगैन शॉर्ट हैंड रिटन नोट्स तुम्हें यहाँ पर मिल जाएंगे। सबसे पहला एक टर्म शीट साइन होता है या फिर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन होती है। किसके बीच में? वेंचर कैपिटलिस्ट के बीच में और स्टार्टअप के बीच में। इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में, टर्म शीट में बेसिक कमर्शियल टर्म्स होती है, बेसिक कमर्शियल अंडरस्टैंडिंग होती है। एंड सेकेंडली जो भी आपने बातें बोली है क्या वो सारी बातें सही हैं, ड्यू डिलीजेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रही हूँ कि मेरा जो स्टार्टअप है वो इतने प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, मार्केट में मेरा प्रोडक्ट ही सबसे ज़्यादा बिकता है, इतना टर्नओवर है, इतना मेरा प्रॉफिट है, तो ये जो भी सारी बातें मैंने बोली क्या ये सही है? क्या अगर मैं बोल रही हूँ मेरी टेक्नोलॉजी सबसे बेस्ट है तो क्या एक्चुअली में है? आपके कॉम्पिटिटर्स कौन है? ये सारी चीज़ें वेरीफाई करी जाती है पहले स्टेज में बाय द वेंचर कैपिटलिस्ट। तो सबसे पहले टर्म शीट या एमओयू साइन होगा। अभी दूसरे में जैसे कि हमें पता है वेंचर कैपिटलिस्ट आपकी कंपनी में, आपके स्टार्टअप में पैसा इन्वेस्ट करेंगे और एक्सचेंज में इक्विटी लेंगे, यानी कि शेयर्स लेंगे। तो एक शेयर सब्सक्रिप्शन अग्रीमेंट एंटर होता है। अगर वो डिबेंचर्स ले रहे हैं, कौन से डिबेंचर्स which is convertible into equity shares, डिबेंचर ले रहे तो डिबेंचर सब्सक्रिप्शन अग्रीमेंट एंटर होगा। अकॉर्डिंगली उन्हें शेयर्स एंड डिबेंचर्स मिल जाएंगे। और सेकेंडली अगर कोई कंडीशन है, शेयर्स देने से पहले कोई कंडीशन है तो आपको वो फुलफिल करनी। फॉर एग्जाम्पल एक इन्वेस्टर ने मुझे बोला कि तुम्हारी स्टार्टअप में मैं इन्वेस्ट करूंगा लेकिन उससे पहले ये कंडीशन है, ये जो प्रोडक्ट एक और है उसको तुम्हें ख़त्म करना पड़ेगा, हमारा एक ही हीरो प्रोडक्ट होना चाहिए। तो शेयर सब्सक्रिप्शन एग्रीमेंट में जो भी कंडीशंस बोली गई है वो भी फुलफिल करनी होगी। ओके, आफ्टर दैट क्या? आफ्टर दैट एक शेयर होल्डर अग्रीमेंट एंटर होगा। इस शेयर होल्डर अग्रीमेंट में ड्यूटीज, राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताई जाएगी। अभी बारी आ गई सिक्योरिटीज इशू करने की। तो वेंचर कैपिटलिस्ट को सिक्योरिटीज दोगे कौन से मेथड से? प्राइवेट प्लेसमेंट प्रोसेस से। प्राइवेट प्लेसमेंट प्रोसेस में बेसिकली कुछ आइडेंटिफाइड ग्रुप ऑफ पीपल को ही शेयर्स दिए जाते हैं, सभी को नहीं दिए जाते। वंस यू हैव इशूड द शेयर्स, अभी आरओसी के पास फाइलिंग करनी होगी। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में अमेंडमेंट कर दो। आपने शेयर होल्डर अग्रीमेंट एंटर किया, उस अकॉर्डिंग चेंजेस कर दो इफ रिक्वायर्ड, और जो भी कंडीशंस थी बाद में सब्सिक्वेंटली उसे कंप्लीट करना है। एंड दिस इज अबाउट द फंडिंग प्रोसीजर, कैसे वेंचर कैपिटलिस्ट एंड प्राइवेट इक्विटी यहाँ पर आपके स्टार्टअप में पैसा इन्वेस्ट करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट आता है हमारे पास एंजल इन्वेस्टर्स। एंजल इन्वेस्टर्स क्या होता है? कोई परी आएगी क्या आसमान से और इन्वेस्ट करके चली जाएगी? नहीं, एंजल इन्वेस्टर्स ना बहुत बड़े बड़े इंडिविजुअल्स होते हैं, ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स होते हैं जो आपके स्टार्टअप में इन्वेस्ट करेंगे। एवे ही नहीं करेंगे, स्टार्टअप में इन्वेस्ट करेंगे और एक्सचेंज में इक्विटी लेंगे कुछ कंडीशन से। सो यहाँ पर एंजल इन्वेस्टर्स में इंडिविजुअल्स होते हैं हु आर गोइंग
गोइंग टू इन्वेस्ट इन योर स्टार्टअप। वेंचर कैपिटलिस्ट में बड़ी बड़ी कंपनीज वगैरह होती है। अभी कुछ कंडीशन है जो सेबी ने लगाई है। सबसे पहला बोला है आपके एंजल इन्वेस्टर्स को ऐसी स्टार्टअप में इन्वेस्ट नहीं करना है जिसे कौन प्रमोट कर रहा है, कौन स्पॉन्सर कर रहा है, उन इंडस्ट्रीज का ग्रुप टर्नओवर 300 करोड़ से। व्हाट डज इट मीन? ऐसी स्टार्टअप जो उन इन्वेस्टर्स से प्रमोट हो रही है, उन स्पॉन्सर से स्पॉन्सर करी जा रही है, जिनका ग्रुप इंडस्ट्री का अगर टर्नओवर निकाल दिया जाए इट इज़ एक्सीडिंग 300 करोड़, तो एंजल इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा बोला आप ऐसी स्टार्टअप में इन्वेस्ट नहीं कर सकते जिधर फैमिली कनेक्शन है आपका, उधर इन्वेस्ट नहीं करना। थर्ड, मिनिमम 25 लाख इन्वेस्ट कर सकता है और मैक्सिमम आप ज़्यादा से ज़्यादा 10 करोड़ इन्वेस्ट कर सकते हो। एक बार आपने इन्वेस्ट कर दिया, आपको शेयर्स मिल गए, अब आप उन शेयर्स को फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर सेल नहीं कर सकते। इसको बोला जाता है लॉक इन पीरियड। लॉक इन पीरियड, अभी आप सेल नहीं कर सकते हो फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, नॉट एबल टू ट्रेड फॉर 1 ईयर। ये लॉक इन पीरियड आता है एंजल इन्वेस्टर्स के केसेस में। नेक्स्ट है हमारा ब्रिज राउंड। अभी ब्रिज राउंड क्या होता है? जैसे कि हमें पता है यहाँ से यहाँ तक एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आपको लेकर जाता है ब्रिज। इसको एग्जाम्पल से समझोगे, आपकी कंपनी, आपका स्टार्टअप जो है उसे आईपीओ से बहुत सारे पैसे मिलने वाले हैं। उसे पता है आईपीओ आएगा और पैसे मिलेंगे, बट आईपीओ कर रहे हो आप 1 साल के बाद। ये जो 1 ईयर का है, 1 ईयर का टाइमलाइन है, उस टाइमलाइन में भी आपको पैसे चाहिए होंगे। तो 1 ईयर तक के गैप को ब्रिज करने के लिए जो पैसा आप लेते हो उसे कहा जाता है ब्रिज फाइनेंसिंग। इसका एक और नाम होता है इंटरिम फाइनेंसिंग बोला जाता है। ब्रिज फाइनेंसिंग हेल्प करता है स्टार्टअप को लार्जर फंडिंग राउंड्स के गैप को ब्रिज करने में। और ये ब्रिज फाइनेंसिंग यानी कि ये पैसा आप कहीं से भी ले सकते हो, इधर एंजल इन्वेस्टर से, वेंचर कैपिटलिस्ट से, बट बेसिकली जो लार्ज फंडिंग राउंड होते हैं उसके गैप को ब्रिज कर रहा है। एक और एग्जांपल देखो विच इज रिटन इन योर मॉड्यूल ऑल्सो। एक स्टार्टअप है हमारा, स्टार्टअप को लोन अप्रूव हो गया है 5 करोड़ का, 5 करोड़ का बैंक से लोन अप्रूव हो गया है। हालांकि ये पैसा ना उसे ट्रेंचेस में मिलेगा, इंस्टॉलमेंट्स में मिलने वाला है। पहला ट्रेंच आएगा 6 मंथ्स में, ठीक है। अभी हो सकता है 6 महीने में उसे पैसा मिले, तो 6 महीने तक भी उसे पैसा चाहिए। सो ये जो ड्यूरेशन है 6 मंथ्स का, इसके लिए जब ये पैसा रेज करेगा स्टार्टअप, दैट इज ब्रिज राउंड और उसे इंटरिम फाइनेंसिंग कहा जाएगा। ये हमारा ब्रिज राउंड हुआ है। नेक्स्ट सीरीज फंडिंग। अब ये सीरीज फंडिंग क्या होती है? हमारा सीड फंडिंग हो गया, हमने एंजल फंडिंग देख लिया, ब्रिज राउंड देख लिया, उसके बाद आता है आपका सीरीज फंडिंग विच इज गोइंग टू स्टार्ट लाइक सीरीज ए टू सीरीज जेड से स्टार्ट होता है। एंड यस, ये सीरीज में आपको बहुत सारे पैसा मिलता है, लेकिन सामने वाला आपकी स्टार्टअप का 10% से 30% तक परचेज करता है। क्वेश्चन ये आता है कि क्या क्या बातों का ध्यान रखना है व्हेन यू आर रेजिंग सीरीज ए। जब आपको सीरीज ए राउंड रेज कर रहे हो, जब आप सीरीज ए राउंड से पैसा रेज कर रहे हो, तो एक स्टार्टअप के एंटरप्रेन्योर को क्या क्या बातें ध्यान रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो तुम तैयार होने चाहिए। तुम किसके लिए तैयार होने चाहिए? सीरीज ए के लिए। सो बी सीरीज ए रेडी। आप हमेशा रेडी होने चाहिए सीरीज ए के लिए। आपको पता होना चाहिए यहाँ पर कि आप रेडी हो सीरीज ए के लिए। सोच लो, डिसाइड कर लो। जैसे कि तुमने डिसाइड किया होगा सीएस को करियर, तो तुमने सोचा होगा कि बहुत डिफिकल्ट है सीएस, एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल, बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा। सो अपने माइंड को तुमने प्रिपेयर कर लिया, यू आर रेडी फॉर सीएस एग्जाम्स। वैसे ही स्टार्टअप को रेडी रहना है सीरीज ए के लिए। उसके बाद स्टार्ट अर्ली। स्टार्ट अर्ली मतलब जल्दी स्टार्ट कर लो। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे स्टार्टअप को पैसा चाहिए 8 महीने बाद, लेकिन अभी से स्टार्ट कर लो, अभी से यहाँ पर नेटवर्किंग करना स्टार्ट कर दो, अभी से प्रोसेस स्टार्ट कर देना है, क्योंकि टाइम लगेगा। तुम्हारा एग्जाम्स इवन दो 8 मंथ्स बाद है, लेकिन तुम पढ़ना तो पहले ही स्टार्ट करोगे। वैसे ही यहाँ पर भी आपको ये जो प्रोसेस है 7 to 8 मंथ्स प्रायर स्टार्ट कर लेना है। व्हेनेवर यू वांट टू रेज सीरीज ए फाइनेंसिंग, जब आपको सीरीज ए फाइनेंसिंग चाहिए उससे एटलीस्ट 7 से 8 महीने पहले स्टार्ट कर लो।
राइट। लेवरेज योर नेटवर्क, मतलब अपने नेटवर्क को एक्सटेंड करो, अपने नेटवर्क को बढ़ाओ। पैसे कहाँ से मिलेंगे? लोगों से मिलेंगे। अगर आपका नेटवर्क अच्छा होगा तो इजीली आपको फाइनेंस मिल जाएगा, इजीली सीरीज ए मिल जाएगा। तो यहाँ पर बोला गया है इन्वेस्टर्स के साथ मीटिंग करो, इन्वेस्टर्स को रीच आउट करो, अपना नेटवर्क बढ़ाओ यहाँ पर, सो दैट इजीली आपको सीरीज ए से पैसा मिलेगा। सबसे पहला क्या था? बी सीरीज ए रेडी, फिर स्टार्ट अर्ली। थर्ड, लेवरेज योर नेटवर्क, मेरे को साथ बोलो, मेरे साथ बोलो, नेटवर्क बढ़। अभी प्रैक्टिस योर पिच, हमें समझ आ गया। अभी एक पिच होती है, लाइक मैं अपना प्रोडक्ट को, मैं अपने स्टार्टअप को यहाँ पे सामने वाले इन्वेस्टर के सामने बता रही हूँ, तो एक अलग तरह से बताऊंगी, प्रोडक्ट को प्रेजेंट करूंगी, तो मुझे मेरी पिच को प्रैक्टिस करना है। लेकिन किसके सामने? यहाँ पर बोला है ऐसे इन्वेस्टर्स जो तुम्हारी लो प्रायोरिटी लिस्ट पे है, पहले उनके सामने जाओ और अपनी पिच को प्रैक्टिस करो, सो दैट वो लो प्रायोरिटी इन्वेस्टर्स तुम्हें फीडबैक देंगे, तुम्हारा कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा, तुम्हें पता चलेगा कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर तुम्हें जिनसे पैसे चाहिए, जो तुम्हारे हाई प्रायोरिटी इन्वेस्टर्स है, फिर उनके पास जाओ। एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेथड्स जो बहुत सारे स्टूडेंट्स यूज करते हैं अपने सीएस इंटर्नशिप में, सीएस जॉब में। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारा ड्रीम है तुम्हें रिलायंस में सीएस इंटर्नशिप करनी है, लेकिन इंटरव्यू कैसे होता है, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसके लिए तुम क्या करो, 3-4 जगह और चले जाओ, इंटरव्यू देकर आ जाओ। सो क्या नहीं से आप लो प्रायोरिटी वाले कंपनीज के पास गए और फिर आप टॉप पे गए हो, जो आपको चाहिए, उसमें आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा, क्वेश्चन पैटर्न आपको समझ आएगा। सेम वे यहाँ पर भी एंटरप्रेन्योर को पिच प्रैक्टिस करनी है, पहले लो प्रायोरिटी इन्वेस्टर्स के पास, वो क्वेश्चंस पूछेंगे, फीडबैक देंगे, आफ्टर दैट टॉप प्रायोरिटी इन्वेस्टर्स के पास जाओ। नेक्स्ट, क्रिएट अ फंड रेज मोमेंटम, एक मोमेंटम क्रिएट करो, एक ही के पास नहीं रहना है। तो सेम टाइम पे आपको मल्टीपल वेंचर फंड के पास जाना है, ए के पास भी, बी के पास भी, सी के पास भी, डी के पास भी, सभी के पास जाना है, सो दैट आपको फंड रेज कर पाओगे और एक मोमेंटम क्रिएट होगा। नो द स्टैंडर्ड मार्केट प्रैक्टिस, आपको पता होना चाहिए सीरीज ए के लिए क्या कॉमनली टर्म्स है, क्या डील टर्म्स होती है, तो अपने आप को अप टू डेट रखो कि क्या डील टर्म्स रहने वाली हैं। अच्छा, हमें डील टर्म्स पता चल गई हैं, तो गेट द डील टर्म्स राइट। सीरीज ए की जो टर्म्स होगी, इट इज गोइंग टू सर्व एज एन फाउंडेशन। फ्यूचर में और भी राउंड होंगे, सीरीज बी, सीरीज सी, सीरीज डी, लेकिन एक बार आपका जो बेस क्रिएट हो गया सीरीज ए में, वही फाउंडेशन क्रिएट करेगा फ्यूचर राउंड्स के लिए। इसीलिए प्रॉपरली ड्राफ्टेड होना चाहिए, ठीक है, इट शुड बी ड्राफ्टेड करेक्टली। अभी उसके लिए यू हैव टू एंगेज अ प्रोफेशनल। यू वांट सीरीज ए की जो भी डील टर्म्स है, यू वांट टू ड्राफ्ट इट करेक्टली, वो तुम खुद तो कर नहीं पाओगे, सो एंगेज अ प्रोफेशनल जिसने ऐसे पहले भी मल्टीपल डील्स करी है, जिसको नॉलेज होगा स्ट्रक्चर करने में, उसे पता होगा कि स्टैंडर्ड मार्केट प्रैक्टिस क्या है। एक प्रोफेशनल को एंगेज करना है। वो प्रोफेशनल क्या करेगा? वो प्रोफेशनल सारा पेपर वर्क करने वाला है, एंड ही विल मेक श्योर कि तुम्हारा सारा प्रॉपर वर्क रेडी रहे, इन प्लेस रहे, एंड यहाँ पर ये लीगल एंड ड्यू डिलीजेंस का भी ध्यान रखेगा। लास्टली बोला है जितना चाहिए उससे ज़्यादा रेस करो। तुम इन्वेस्टर से पैसा मांग रहे हो, वो तुम्हारी स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें रिक्वायरमेंट है 1 करोड़ की, तो 1 करोड़ मत बोलो, उससे 10 to 15% ज़्यादा बोलो, क्योंकि इतिहास गवाह जितना चाहिए उतना एग्जैक्ट मिल जाए ऐसा ज़रूरी नहीं। इसीलिए 10 to 15% ज़्यादा रेज करना है, जितना आपका बजट है उससे ज़्यादा रेज करना रहेगा। एंड दीज आर द थिंग्स टू टेक केयर वाइल रेजिंग सीरीज ए। सीरीज ए की फंडिंग रेज करते हुए इन 10 बातों का ध्यान रखना है। क्या क्या है, एक बार मेरे साथ बोल दो तो थोड़ा सेटिस्फेक्शन हो जाएगा। सबसे पहले बी सीरीज ए रेडी, सीरीज ए के लिए तैयार हो, स्टार्ट अर्ली, ओके। फिर लेवरेज योर नेटवर्क, नेटवर्क हमारा बढ़ गया। अभी हम प्रैक्टिस करेंगे पिच को, तो प्रैक्टिस योर पिच, 4th पॉइंट। फिर क्रिएट अ फंड रेज मोमेंटम, एक ही पर्सन के पास नहीं रहेंगे, मल्टीपल लोगों के पास जाएंगे। उसके बाद हमने देखा स्टैंडर्ड मार्केट प्रैक्टिस पता होनी चाहिए, नो द स्टैंडर्ड मार्केट प्रैक्टिस, गेट द डील टर्म्स राइट, एंगेज अ प्रोफेशनल, पेपर वर्क इन प्लेस, एंड लास्टली रेज 10 to 15% मोर दैन बजटेड फॉर।
नेक्स्ट आता है आपका डेट फाइनेंसिंग। इक्विटी फाइनेंसिंग में क्या क्या पढ़ा हमने? वेंचर कैपिटलिस्ट, एंजल फंड देखा, एंजल इन्वेस्टर्स देखा, ब्रिज राउंड, एंड लास्टली हम लोगों ने यहाँ पर सीरीज ए देखा। डेट फाइनेंसिंग बेसिकली बोलता है कि आपके स्टार्टअप को पैसे तो मिल रहे हैं पर एक्सचेंज में कोई इक्विटी, कोई ओनरशिप नहीं होगा, यू हैव टू रीपे द अमाउंट विद इंटरेस्ट। पहला यहाँ पर आपको सोर्स है बैंक्स एंड एनबीएफसी से पैसा मिलेगा। बैंक्स यहाँ पर आपको पैसा देंगे सो दैट आप इन्वेंट्री, आपका स्टॉक खरीद सकते हो, आपकी मशीनरी खरीद सकते हो, यहाँ पर एक्सपांड कर सकते हो। प्रोसेस क्या होगा? आप अप्लाई करोगे लोन के लिए कि हमें लोन चाहिए, लोन के लिए अप्लाई करोगे, यहाँ पर बैंक आपको लोन सैंक्शन करेगा। सो द बैंक विल इशू सैंक्शन लेटर, एक अग्रीमेंट ऑफ लोन होगा एंड आपकी सिक्योरिटी रख दी जाएगी एज एन कोलैटरल, कोई सिक्योरिटी रखनी होगी। डिपेंडिंग अपॉन आपने कौन सी सिक्योरिटी रखी उसका डीड बन जाएगा। इमूवेबल प्रॉपर्टी तो मॉर्गेज, मूवेबल है तो हाइपोथिकेशन, गारंटी, शेयर्स रखे तो शेयर प्लेज अग्रीमेंट, ये अग्रीमेंट, ये डीड बन जाएंगे एंड दैट इज इट। बहुत सिंपल है। लोन के लिए अप्लाई करोगे, बैंक सैंक्शन लेटर देगा, अग्रीमेंट ऑफ लोन बनेगा एंड एक सिक्योरिटी रख दोगे। सिंपल। नेक्स्ट, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। ये क्या बोलता है? इधर भी आप बोरो कर रहे हो लेकिन व्हेन यू आर बोरोइंग फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, जब तुम आउटसाइड इंडिया नॉन रेसिडेंट से बोरो कर रहे हो, दैट इज एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। जब कहाँ से बोरो करते हो? नॉन रेसिडेंट से बोरो कर रहे हो। ये आप ऑटोमेटिक रूट से भी कर सकते हो, अप्रूवल रूट से भी। ऑटोमेटिक रूट मतलब यहाँ पर आरबीआई का अप्रूवल नहीं चाहिए, मैंने इसे अप्रूवल रूट, इसके लिए आरबीआई का अप्रूवल चाहिए। सो डिपेंडिंग अपॉन लिमिट के अकॉर्डिंग हम ऑटोमेटिक एंड अप्रूवल देखेंगे। बट एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग किस किस फॉर्म में हो सकती है? हो सकता है बाहर का कोई सप्लायर है, उससे आप पैसा ले रहे हो, सप्लायर क्रेडिट, या उससे आप क्रेडिट पर आपके गुड्स परचेज कर रहे हो, बाहर के बैंक से ले रहे हो, कोई सिक्योरिटाइज इंस्ट्रूमेंट इशू कर रहे हो। बट एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स बेसिकली मीन्स आउटसाइड इंडिया से पैसा मिल रहा है, अगैन यू हैव टू रीपे दैट क्योंकि डेट फाइनेंसिंग है। थर्ड, CGTMSE लोन। ये बोलता है क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। ये स्कीम के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्रेन्योर्स को एनकरेज करेगी और बोलती इस स्कीम के अंदर एंटरप्रेन्योर्स को 1 करोड़ तक का लोन मिल सकता है बिना किसी कोलैटरल के, बिना किसी श्योरिटी के। मैंने इसे लोन मिल सकता है तो लोन फिर से रीपे करना पड़ेगा। इस स्कीम के अंदर भी डेट फाइनेंसिंग होगी, पहला बैंक से, एनबीएफसी से, दूसरा एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स एंड द थर्ड वन इज CGTMSE लोन्स। ठीक है, ये हमारे तरीके हैं। नेक्स्ट है आईपीओ। आपका स्टार्टअप कंपनी फंड रेज कर सकता है जब वो अपने इक्विटी शेयर्स इशू करता है पब्लिक को, एंड द मोमेंट उसने किया तो आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफर से पैसा रेज होगा। नेक्स्ट हम देख रहे टॉपिक, देखो, अनकन्वेंशनल मोड ऑफ फाइनेंसिंग ऑप्शन विच आर नाउ बिकमिंग पॉपुलर इन इंडिया। ये अनकन्वेंशनल मोड से कुछ नए मोड्स आए हैं जो कि इंडिया में अभी पॉपुलर हो रहे। द फर्स्ट वन इज क्राउड फंडिंग। क्राउड फंडिंग क्या है? क्राउड मतलब भीड़, भीड़ के सामने जाके चिल्ला चिल्ला के बोलने का, अरे पैसा दे दो क्या। हाँ, कुछ ऐसा ही है। ये क्राउड फंडिंग होता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू। एंड क्राउड फंडिंग ना जनरली शुरू में जब आपको पैसा चाहिए होता है तब आप क्राउड फंडिंग के थ्रू पैसा रेज करते हो। सीड फंडिंग में मतलब जब शुरू के स्टेज में चाहिए हमें, ये एंटरप्रेन्योर पैसा रेज करता है अपने वेंचर के लिए। कैसे करेगा? अपना आइडिया शोकेस करेगा, सभी को अपना आइडिया बताएगा, ये मेरा आइडिया है, ये मेरा प्रोडक्ट है। ग्रुप ऑफ पीपल को आइडिया बताएगा और उसको कन्विंस करने की कोशिश करेगा, उनको बताएगा कि इस आइडिया की इंपॉर्टेंस कितनी है, इस प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है, कितना ये प्रोडक्ट सक्सीड हो सकता है। कैसे? एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एंटरप्रेन्योर को अपनी प्रोफाइल सेटअप करनी है, प्रेजेंटेशन देना है जिसमें उसका बिजनेस आइडिया होगा, इम्पैक्ट होगा, अगर कोई रिवॉर्ड और रिटर्न इन्वेस्टर्स के लिए वो होगा, साथ ही में आपको कुछ इमेजेस और वीडियोस देनी है सो दैट इन्वेस्टर्स वहाँ पर समझ पाएंगे चीज़ों को, और अगर उन्हें तुम्हारा आइडिया अच्छा लगता है दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन योर स्टार्टअप। सेबी ने 2014 में कंसल्टेशन पेपर रोल आउट किया था क्राउड फंडिंग के लिए कि फ्रेमवर्क क्या होगा क्राउड फंडिंग का, लेकिन हालांकि उसके बाद ऐसा कुछ भी अनाउंसमेंट नहीं आया है, कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। सो ये अनकन्वेंशनल मोड है पहला, क्राउड फंडिंग।
दूसरा है इनक्यूबेटर्स। ये इनक्यूबेटर्स क्या होते हैं? ये जो इनक्यूबेटर्स का स्टेज आता है वो सीड फंडिंग से भी पहले आता है। यस, बेसिकली आप अपना एक बिजनेस आइडिया को डेवलप करना चाहते हो, आप प्रोडक्ट बनाना चाहते हो, आपको स्पेस चाहिए, आपको रिसर्च करने के लिए चीज़ें चाहिए, तो यहाँ पर इनक्यूबेटर विल कम इन टू द पिक्चर। इनक्यूबेटर सीड फंडिंग से पहले आते हैं, दे आर गोइंग टू हेल्प यू। और इनक्यूबेटर्स तुम्हें ऑफिस स्पेस देंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट देंगे, लीगल कंप्लाइंस कैसे करना है, मैनेजमेंट क्या होगा, ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, मेंटोरशिप देंगे। यहाँ पर बड़े बड़े जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट है उनसे एक्सेस करवाएंगे, उनसे तुम्हें मिलवाएंगे। तुमने शार्क टैंक इंडिया में भी देखा होगा, बहुत सारे शार्क्स है जो बोलते हैं कि मैं तुम्हें पैसा तो नहीं दूंगा, लेकिन यस तुम आओ, मैं तुम्हें मेंटोरशिप दूंगा, तुम्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड कराऊंगा, हमारे बहुत इंडस्ट्री एक्सपर्ट है उनका एक्सेस दे पाऊंगा, राइट। तो यहाँ पर दे आर वर्किंग एज इनक्यूबेटर्स। जनरली जो इनक्यूबेटर्स होते हैं वो गवर्नमेंट सपोर्टेड इंस्टीट्यूशंस होते हैं। आपने यहाँ पर कॉलेजेस देखे होंगे, IITs, IIMs, ये सभी वर्क करते हैं एज एन इनक्यूबेटर्स। टेक्निकल इंस्टीट्यूशन हो गए या फिर जो प्राइवेट बिजनेस इनक्यूबेटर्स जो बहुत सारी इंडस्ट्रीज और कंपनीज चलाती हैं, वो भी इनक्यूबेटर्स की तरह वर्क करते हैं। तो दीदी ये इतना सब कुछ दे रहे हैं, बदले में क्या लेंगे? एक्सचेंज में ये आपके स्टार्टअप की इक्विटी यानी कि ओनरशिप लेते हैं 2 से 10% तक। बट येस, ये हेल्प करते हैं एंटरप्रेन्योर को सो दैट वो अपने बिजनेस आइडिया को डेवलप करके एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर पाए। उससे रिसोर्सेस प्रोवाइड करते हैं। ये जो एंटरप्रेन्योर है वो अपना पहला प्रोटोटाइप डेवलप कर सकता है, उतना हेल्प करेंगे, राइट। सो अगर तुमसे पूछा जाता है अनकन्वेंशनल मोड्स, 2 आएंगे, पहला क्राउड फंडिंग, दूसरा इनक्यूबेटर्स। नेक्स्ट टॉपिक पे हम जाते हैं, दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप। क्या होता है एंटरप्रेन्योरशिप? एंटरप्रेन्योरशिप एक प्रोसेस है पैसा अर्न करने का, प्रॉफिट अर्न करने का, वेल्थ इंक्रीज करने का। लेकिन 4 की एलिमेंट्स होते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के। क्या 4 की एलिमेंट्स है? यहाँ पर वीरो 4 की एलिमेंट्स है। वी से विजन, ठीक है, आई से हमारा इनोवेशन होना चाहिए, आर से रिस्क टेकिंग कैपेसिटी एंड ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स। एक एंटरप्रेन्योरशिप के क्या 4 की एलिमेंट होंगे? विजन, दूर की सोच अच्छी होनी चाहिए, कुछ इनोवेटिव, कुछ नया कर रहे हो तो इनोवेशन, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी ज़्यादा होनी चाहिए, और आप स्किल्स को ऑर्गेनाइज करके चल रहे हो, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग स्किल। ये 4 की एलिमेंट्स होते हैं। और एंटरप्रेन्योर के क्या ट्रेट्स होते हैं? हमें कैसे पता चलेगा कि ये एंटरप्रेन्योर है? क्या ट्रेट होंगे, क्या खूबी होगी? जैसे कि ऐसा कोई बच्चा जो हमें पता है कि रात दिन पढ़ रहा है, एग्जाम में 4 महीने लेकिन फिर भी बोलता है अरे बहुत कम टाइम बचा हुआ है, तो हमें पता चल जाएगा पक्का CMS स्टूडेंट है। वैसे ही एंटरप्रेन्योर के क्या ट्रेट्स हैं? ऐसा पर्सन जो खुद अपना ओन एंटरप्राइज डेवलप करना चाहते हैं, जो रिस्क टेकर हैं, इनोवेटिव है, स्ट्रॉन्ग अर्ज है कुछ कर दिखाने का, इंडिपेंडेंट बनने का, हमेशा कंटिन्यूअसली ट्राई करता रहता है कुछ बेटर करने का, लीडरशिप क्वालिटी है, प्रिपेयर टू विथस्टैंड द हार्ड लाइफ, कितनी भी हार्ड लाइफ आ जाए वो डट के खड़ा रहेगा, डिटरमाइंड है बट पेशेंट है, ठीक है, कॉम्पिटिटिवनेस हमेशा रहता है कि कैसे अलग करें, फ्यूचर ओरिएंटेड है और हर सिचुएशन को कन्वर्ट करेगा वो अपॉर्चुनिटी में। कोई भी प्रॉब्लम आ जाए वो देखता है कि कैसे अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करा जाए। यू शुड नो एटलीस्ट 5 to 6 पॉइंट्स यहाँ पर ट्रेट के। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है एंटरप्रेन्योर का, किस बात का ध्यान रखना है? मेंटल एबिलिटी। मेंटली ही शुड बी वेरी क्लियर अबाउट हिज विजन, अबाउट हिज गोल्स, कि उसे क्या करना है, कहाँ वो अपना बिजनेस देखना चाहता है, कितने करोड़ का अपना बिजनेस बनाना चाहता है, किन किन लोगों को कैटर करना चाहता है। दूसरा, बिजनेस सीक्रेसी मेंटेन करनी है, क्लियर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ह्यूमंस के साथ अच्छे रिलेशन मेंटेन करके रखने हैं, बिकॉज ऑटोमेटिकली आपको एट द एंड उन्हीं के साथ डील करना है और उनसे डील करने के लिए आपका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। सो कम्युनिकेशन एबिलिटी, ठीक है। सो मेंटल एबिलिटी, बिजनेस सीक्रेसी, हमारा क्लियर ऑब्जेक्टिव्स, कम्युनिकेशन एंड ह्यूमन रिलेशन, ठीक है। अभी एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप में डिफरेंस क्या है एंड हाउ दीज आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ऑल्सो इट वाज वंस आस्क्ड इन योर एग्जाम, PYQ है ये तुम्हारा।
मेन डिफरेंस क्या है स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप में? देखो, एंटरप्रेन्योर मतलब सारे तरह के बिजनेस आ गए, चाहे वो नया हो चाहे वो पुराना हो, बट वो एंटरप्रेन्योरशिप में आएगा। लेकिन वी नो स्टार्टअप में एकदम नया बिजनेस होता है, स्प्लिट अप और रिकंस्ट्रक्शन से कोई स्टार्टअप नहीं बनता है। सो पहला डिफरेंस हमें ये समझ आ गया है। ओके, साथ ही साथ एंटरप्रेन्योरशिप में स्मॉल बिजनेस, पार्टनरशिप, फर्म, सोल प्रोप्राइटरशिप, कॉर्पोरेशन सब कुछ आएगा, चाहे न्यू हो चाहे एग्जिस्टिंग हो। इन स्टार्टअप वी नो कि नया नया बिजनेस होना चाहिए, नया आइडिया होना चाहिए। साथ ही साथ स्टार्टअप सिर्फ 3 फॉर्म में हो सकता है, सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में नहीं हो सकता है। स्टार्टअप मतलब नए बिजनेस होता है जो कि मार्केट की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे विथ यूनिक आइडियाज। तो ये आपका आंसर रहेगा कैसे डिफरेंट है। नेक्स्ट है हमारा यूनिकॉर्न स्टार्टअप। अब ये यूनिकॉर्न स्टार्टअप क्या होता है? यूनिकॉर्न स्टार्टअप मतलब ये एक ऐसा स्टार्टअप है जिसका वैल्यूएशन ओवर $1 बिलियन पहुंच चुका है। डॉलर है ना, जिसका वैल्यूएशन कितना पहुंच चुका है? $1 बिलियन से भी ज़्यादा पहुंच चुका है, उसे यूनिकॉर्न स्टार्टअप कहेंगे। यूनिकॉर्न स्टार्टअप ग्रो करने लग जाते हैं और ग्रो करने के बाद तो वो डिसरप्टर्स हो जाते हैं, यानी कि मार्केट की कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम को पकड़ के उसे बहुत ही यूनिक तरह से सॉल्व करते हैं। इफ आई टेक द एग्जांपल, जैसे कि एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन पहले इतना नहीं था, लेकिन अभी यू विल सी कि कितना ज़्यादा ऑनलाइन एजुकेशन प्रेवलेंट है ना। पहले ऑफलाइन मीडियम से सेंटर्स पे एजुकेशन होता था, तो कहने से सभी ने इस प्रॉब्लम को पकड़ा और इसको यूनिक वे में सॉल्व किया। PW की बात करें तो PW इज ऑल्सो वन ऑफ द यूनिकॉर्न स्टार्टअप। ठीक है, यहाँ पर इंडिया का यूनिकॉर्न कैपिटल माना गया बेंगलुरु को, उसके बाद हमारे दिल्ली NCR और मुंबई को, विच आई मीन इज लार्जेस्ट नंबर ऑफ यूनिकॉर्न हेडक्वार्टर्स है इन जगह। हर स्टार्टअप की अपनी जर्नी होती है यूनिकॉर्न बनने की, हालांकि मिनिमम और मैक्सिमम टाइम कितना होगा स्टार्टअप बनने के लिए वो डिपेंड करता है, बट येस 6 मंथ्स मिनिमम एंड मैक्सिमम 26 ईयर्स लगते हैं यहाँ पर यूनिकॉर्न बनने के लिए। मैंसा ब्रांड एक ब्रांड है जिसको सिर्फ 6 मंथ्स लगे एंड उसका वैल्यूएशन ओवर $1 बिलियन पहुँच चुका था। फास्टेस्ट यूनिकॉर्न है ये एशिया में। सो दीदी क्या यूनिकॉर्न के बाद भी कुछ होता है? हाँ, यूनिकॉर्न के बाद होता है डेकाकॉर्न। सो डेकाकॉर्न एक ऐसी कंपनी है जिसका वैल्यूएशन मोर देन $10 बिलियन पहुँच चुका है। $1 बिलियन से ज़्यादा तो यूनिकॉर्न, अगर मोर देन $10 बिलियन पहुंच चुका है उसे डेकाकॉर्न कहने वाले हैं। So and that is it about our chapter startup. ये होता है स्वाहा, and I hope you all are enjoying the lectures here, the one shot lectures here. Believe me, it is going to help you a lot. बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपके रिविजन में। आप टोटली ये लेक्चर देखो और आपका पूरा स्टार्टअप वाला चैप्टर सॉर्टेड हो जाएगा। पहले रिवाइज करो, फिर वन शॉट लेक्चर देख लो। कभी पढ़ने का मन नहीं हो रहा है, होता है ऐसा, सेल्फ स्टडी का मन नहीं हो रहा है, तब ये लेक्चर देख लो। कुछ नहीं पढ़ने से तो कुछ तो दिमाग में जाएगा, एंड येस बिलीव मी सब कुछ इजी चला जाएगा। साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करते रहना, क्वेश्चंस देखते रहना, एंड दैट इज इट फ्रॉम माय साइड। खूब खूब अच्छे से पढ़ो। जस्ट मेक योरसेल्फ प्राउड, मेक योर पेरेंट्स प्राउड, मेक मी प्राउड। बाय बाय।